हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं। नीट 2015 या एआईपीएमटी, उस टाइम बेटा नाम था एआईपीएमटी 2015 के सॉल्यूशंस के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर प्यारे बच्चों, मैं आपको बस इतना ही कहना चाह रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बिफोर गिविंग योर एक्चुअल पेपर ऑफ नीट 2020। ओके, क्योंकि बेटा ये बहुत ज्यादा एक चीज देखी गई है लगातार कि रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने 10 साल के पेपर्स कर रखे हैं, इनफैक्ट अगर आपने 32 ईयर्स पूरी सॉल्व कर रखी तो बहुत ही बेहतरीन है, नहीं तो एटलीस्ट 10 ईयर्स के पेपर्स करना बहुत जरूरी है। चलिए तो आइए बच्चों बातचीत चालू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय 4 sin 2 pi t प्लस 4 cos 2 pi t j कैप i कैप j कैप। अच्छा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, पहली स्टेटमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज v स्क्वायर ओवर r वेयर v इज द पार्टिकल, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बिल्कुल सही बात है बेटा। जो एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि बेटा यहां पर जो मेरे को इक्वेशन दे रखी है, x कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 sin 2 pi t, x कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 sin 2 pi t और y कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 cos 2 pi t, ये दे रखा है। अब बेटा इससे बहुत ध्यान से मेरे को समझ में आ रही है बात कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो निकल के आ रहा है वो तो 4 स्क्वायर है। ठीक है, दैट इज ये सर्कुलर मोशन है, जहां पर एंगुलर वेलोसिटी जो है 2 पाई वो कांस्टेंट है। दैट इज केवल और केवल रेडियल एक्सेलरेशन होगा विच इज v स्क्वायर ओवर r, ओमेगा स्क्वायर r या v ओमेगा। ठीक है, जस्ट साथ में आपको रिवाइज कराता हूं। v को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो dv बाई dt एक्सेलरेशन आता है वो क्या आएगा बेटा, ओमेगा क्रॉस v। ठीक है, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन, दैट इज ये रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा क्रॉस आर। ये कौन सा बेटा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है, ये रेडियल एक्सेलरेशन का। तो रेडियल एक्सेलरेशन इज ओमेगा क्रॉस वी, जस्ट आपको बेटा बता दिया। और वी को क्या आप लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर। तो ओमेगा क्रॉस आर। ये बेटा आपके सामने बेटा मैंने आपको सारे एक्सप्रेशंस लिख के दे दिए। कई बार वेक्टर फॉर्म में पूछे जाते हैं, बच्चे छोटी छोटी गड़बड़ कर देते हैं, तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पर बेटा कौन सी गलत स्टेटमेंट है ये पूछी है, पहले जगह बना लेते हैं क्वेश्चंस आगे देखने के लिए। तो बेटा मैंने आपको ये बता दिया कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, हालांकि ये पूछा नहीं गया था। अगला स्टेटमेंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड, आर ओमेगा होती है। आप चाहे तो dx बाई dt से vx निकालें, dy बाई dt से vy निकालें। बेटा इसको देखते ही मेरे को पता है क्या समझ में आ रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट देखते ही कि पार्टिकल 2 पाई रेडियन पर सेकंड से भाग रहा है और इनिशियली यहां पे था, t टाइम में यहां पे आ जाएगा 2 पाई t एंगल घूम जाएगा, 1 सेकंड में 2 पाई घूमता है। तो x कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 sin 2 पाई t और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 cos 2 पाई t। तो x कोऑर्डिनेट 4 sin 2 पाई t, y कोऑर्डिनेट 4 cos 2 पाई t। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। ठीक है, अब आगे है बेटा, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4 स्क्वायर है तो 4 मीटर हो गया रेडियस। अच्छा, वेलोसिटी r ओमेगा होनी चाहिए थी क्योंकि x कोऑर्डिनेट 4 sin 2 पाई t हाइपोटेन्यूस sin थीटा और y कोऑर्डिनेट 4 cos 2 पाई t। और अगर आपको स्पीड निकालने में ऐसे मजा ना आए तो आप vx निकालें अलग से। vx क्या निकल के आ जाएगा, 8 पाई cos 2 पाई t। dx बाई dt से vx आता है, dy बाई dt से vy आता है। 8 पाई cos का डिफरेंशियल माइनस साइन आएगा, cos का माइनस साइन, फिर 2 पाई t का 2 पाई बाहर आएगा, साइन 2 पाई t। ठीक है, अब अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर से अगर रफ्तार निकालेंगे तो वो 8 पाई आ जाएगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही। आप r ओमेगा डायरेक्टली कह सकते हैं, r है 4 और ओमेगा था 2 पाई, तो वो आती 8 पाई। तो बेटा सेकंड स्टेटमेंट डेफिनेटली इनकरेक्ट है, तो थर्ड और फोर्थ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि वन ऑप्शन करेक्ट ही है। पाथ ऑफ द, वैसे अगली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर, यस है ना। अगला, एक्सेलरेशन इज अलोंग माइनस आर वेक्टर। हाँ बेटा, अगर आर वेक्टर इधर है तो एक्सेलरेशन तो माइनस आर वेक्टर की तरफ होगा। आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ ईएमएफ ईएम वेव इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू विच
स्पेक्ट्रम ऑफ द टू विच स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग? बेटा ईएम वेव का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो आपको लगेगा कि मेरे को वेवलेंथ रेंज है ना, एनर्जी रेंज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारी एनर्जी रेंज याद करने की जरूरत नहीं है। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा नीट में, वो आप सारे के सारे नीट के क्वेश्चंस करके देखिए 32 इयर्स के, आप एक चीज पाएंगे कॉमन कि बहुत सारी बातें यूज नहीं होती, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। ऐसी चीजें आती हैं जैसे एक्सरेज, आप लोग टॉपिक पढ़ते हैं और एक्सरेज में आपको यह पढ़ाया जाता है कि जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होता है वो किलो वोल्ट्स के ऑर्डर का होता है, तो जो एनर्जी होगी बेटा वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के ऑर्डर की होगी। तो अगर बेटा 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की ऑर्डर की एनर्जी, तो ये मेरे को समझ में आ रहा है एक्सरेज है। ये मेरे को क्या समझ में आ रहा है? एक्सरेज है। बड़े आराम से काम बन गया। अच्छा, बामर सीरीज में विजिबल लाइट आती है। बामर सीरीज कब आता है? जब 2 पे आता है। इससे आप बड़े आराम से बेटा 2 और 3 के बीच का डिफरेंस देखें, उससे आपको पता लग जाएगा 2 और 3 में कितना डिफरेंस होता है। फर्स्ट लेवल की एनर्जी -13.6 होती है, सेकंड की -3.4, थर्ड की -1.5, तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी होती है वो विजिबल लाइट की होती है, ये आपको पता लगे। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से जजमेंट निकाल सकते हैं कि किस ऑर्डर की एनर्जी है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया। ठीक है। अल्ट्रावायलेट कब आती है? जब लाइमन सीरीज में आता है ना। तो लाइमन सीरीज में क्या था? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये आपको ना चीजें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। बड़े आराम से ना आप चीजें जज कर सकते हैं पेपर में, लेकिन आपको पेपर को बहुत ध्यान से देखना होगा और आप बड़े आराम से कर पाएंगे। जो उसमें एनर्जी निकलती है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन जो होते हैं बेटा, गामा रेडिएशन, जिसमें हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर डीएक्साइटेशन से एनर्जी आती है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। ठीक है, एमईवी में आती है। और गामा रेडिएशन निकलते हैं, मतलब गामा रेडिएशन की जो एनर्जी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, एक्सरे से ज्यादा। और आपको ये बेटा ये पूरा याद रहना चाहिए बेटा, GXUVIMR, GXUVIMR, इतने से भी काम चल जाएगा। गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, है ना। ये इधर जाते जाते लैम्डा बढ़ रहा है जब इधर जा रहे हैं, है ना, और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो रही है ना। लैम्डा बढ़ रहा है तो एनर्जी कम हो रही है। तो गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा, एक्स की कम है, अल्ट्रावायलेट की और कम है, विजिबल की और कम है, इंफ्रारेड की और कम है, माइक्रोवेव की और कम है, रेडियो वेव्स की सबसे कम है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको याद रहे, बड़े आराम से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि बेटा अब जो ट्रेंड है, मतलब जो मैं देख रहा हूं, मतलब कई बार अब ईएम वेव्स के मतलब ये लोग पूछने लग जाते हैं न्यूमेरिकल्स, E क्रॉस B पैरेलल टू C, E बाई B इक्वल टू C, ज्यादातर क्वेश्चन इस पे आता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1/√μr एप्सिलॉन r होता है। ओ सॉरी, दैट इज √μr एप्सिलॉन r। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो √μr एप्सिलॉन r होता है। मैं वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि बेटा ये कई बार पूछी जा रही है चीजें, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। C जो होता है वो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है, बेटा ये आप नोट कर लीजिए। और जो वेलोसिटी होती है किसी अलग मीडियम में, दैट इज 1/√μ एप्सिलॉन। म्यू को लिख सकते हैं μ0 μr, एप्सिलॉन को लिख सकते हैं आप एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। और ये बन गया 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट हो गया C। ठीक है, C बाय √μr एप्सिलॉन r। और C बाय V होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकल के आ रहा है? √μr एप्सिलॉन r। और अगर आपको μr ना गिवन हो तो बेटा मतलब आपको 1 ले लेना होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए μr अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, आपको याद रखना होता है। μr ना गिवन हो तो μr 1 है, खत्म। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अ बीम कंसिस्ट ऑफ रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स इज इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल प्रिज्म। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड, ब्लू, ग्रीन आर 1.39, 1.44, 1.47। तो एक ही का √2 से कम है। ऑप्शन है कि कौन सा कलर सेपरेट हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा। आइए देखते हैं। एक सेकंड जरा बस मैं नोट कर लूं। ठीक है, ये रहा मेरा राइट एंगल प्रिज्म, ये 45 डिग्री है। ठीक है, अब यहां से लाइट रेज आ रही है, दैट इज 45 डिग्री हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और यहां से चली जाएंगी। अगर TIR होता है और अगर बाहर निकलती तो यहां से निकल जाएंगी, नॉर्मल से अगर डेविएट होगी, रेयर मीडियम में जा रही है। तो बेटा कौन सी बाहर निकल जाएगी? बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, साइन यहां पे 45 है। क्रिटिकल एंगल किसके लिए 45 डिग्री होगा? जिसके लिए μ√2।
साइन थीटा सी 1/μ, अगर म्यू रूट 2 होता तो बेटा थीटा सी होता 45, जस्ट टीआईआर की कंडीशन। और जिसके लिए म्यू रूट 2 से बड़ा होगा उसका तो टीआईआर हो जाएगा। तो यहाँ रूट 2 से बड़ा किस किस का है, ब्लू और ग्रीन का। तो ब्लू और ग्रीन का टीआईआर होगा, रेड निकल जाएगी, तो रेड बाहर निकल जाएगी, तो रेड जो है वो सेपरेट हो जाएगी ब्लू ग्रीन से। तो बेटा सेपरेट द रेड कलर फ्रॉम ब्लू एंड ग्रीन कलर्स, बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, बेटा ऐसा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी आज के जमाने में बिल्कुल नहीं है, हालांकि पहले आया हुआ इसलिए रिपीटेडली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये बिल्कुल श्योर है कि आज के जमाने में मतलब ये जो 139 टाइप का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन इस लेवल का कभी भी नहीं आ सकता है। ठीक है, आइए मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा। एक पार्टिकल है जो पोजीशन वेक्टर r1 पे है, दूसरा पार्टिकल पोजीशन वेक्टर r2 पे है ना, और वेलोसिटीज उनकी v1 v2 वेक्टर है, कांस्टेंट वेलोसिटीज हैं। बताना है कंडीशन ऑफ कोलिजन, कोलिजन हो जाए इसकी कंडीशन क्या होगी। आइए देखिए, r1 पोजीशन वेक्टर है, दूसरा पार्टिकल उसका पोजीशन वेक्टर r2 है। सपोज करो इसकी वेलोसिटी v2 है ना वेक्टर, और सपोज करो इसकी वेलोसिटी है v1 वेक्टर। अब बेटा जो रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए वो इसके अलाउ होनी चाहिए। बेटा इसको क्या लगेगा, मैं रेस्ट पे हूं और इसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, v2 माइनस v1। वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 की वेलोसिटी 1 की रिस्पेक्ट में, दैट विल बी v2 माइनस v1। ओके ठीक है, और वो किसके अलाउ होनी चाहिए, इसके अलाउ। इफ v2 माइनस v1 इज पैरेलल टू, ये वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, r2 वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू r1 वेक्टर। इसको s नाम दे दीजिए, तो s वेक्टर क्या देगा, r1 माइनस r2। अगर बेटा v2 माइनस v1 और r1 माइनस r2 पैरेलल हो तभी ऐसा पॉसिबल है कि वो टकराएंगे। जो रिलेटिव वेलोसिटी, बेटा अगर मेरे को ऐसा लग रहा, मान लो बॉल को कैच करने के लिए दौड़ रहा हूं, मेरे को लग रहा है बॉल मेरी तरफ आ रही तो ही तो मैं कैच कर पाऊं। मेरे को लग रहा है मेरी तरफ आ रही, मैंने कैच कर ली। मेरे को लग रहा है उधर जा रही तो मैं कैच थोड़ी ना कर पाऊंगा। अरे हाँ ना बोले भाई, आया नहीं आया। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसकी तरफ होनी चाहिए, दैट इज v2 माइनस v1 शुड बी पैरेलल टू r1 माइनस r2, है ना। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, v2 माइनस v1 वेक्टर, आई एम सॉरी, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ v2 माइनस v1 इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2। मतलब ये यूनिट वेक्टर हो बेटा, इसके अलाउ और इसके अलाउ। बेटा अगर ये दोनों पैरेलल है तो बेटा यूनिट वेक्टर तो सेम होगा। 8 i कैप और 5 i कैप में क्या चीज कॉमन है, यूनिट वेक्टर दोनों के अलाउ बेटा i कैप। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो बेटा दोनों के अलाउ यूनिट वेक्टर विल बी सेम। आई होप मैं आपको समझा पाया। चलिए पढ़ते हैं आगे। इफ द फर्स्ट मिनिमम, ओके at the first minimum adjacent to central maximum of a single slit diffraction pattern, the phase difference between Huygens wavelet from edge of the slit and wavelet from the midpoint of the slit. Okay, बेटा मैं आपको nth मिनिमा की कंडीशन याद दिलाता हूं, a sin theta equal to n lambda, a sin theta equal to n lambda। बेटा साथ साथ बोलेंगे, a sin theta equal to n lambda, ज्यादातर थीटा छोटा होता है तो लिख देते हैं a theta equal to n lambda। ठीक है, अब बेटा थीटा पे यहां पे बेटा मेरे को मिनिमा चाहिए। तो बेटा जो अगर ये स्लिट विड्थ बेटा ये बहुत छोटी है, मतलब मैं आपको दिखा बहुत बड़ी रहा हूं, एक ब्लेड की थिकनेस, मतलब ब्लेड से कट मार दिया आप समझ लीजिए, और वो भी हल्का सा, ऐसा नहीं कि ब्लेड को बिल्कुल पार निकाला, हल्का सा कट मार दिया, तो ऐसा स्लिट होता है। अब जो पाथ डिफरेंस आएगा बेटा यहां से यहां में, वो क्या था, a sin थीटा, है ना, क्योंकि अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा, इतनी ट्रिग्नोमेट्री लगा लेंगे, a sin थीटा पाथ डिफरेंस होता है। तो बेटा जो एज वाले वेवलेट्स में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा a sin थीटा, और बेटा फर्स्ट मिनिमम का मतलब है वो लैम्डा। तो अगर इन दोनों में पाथ डिफरेंस लैम्डा का है तो इन दोनों में कितने का होगा, a/2 sin थीटा, दैट इज लैम्डा/2 का पाथ डिफरेंस आएगा। मिड वाले में और एज वाले में जो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा/2 का, लैम्डा पाथ डिफरेंस करेस्पॉन्डिंग टू 2 पाई फेज डिफरेंस, लैम्डा/2 का क्या होगा बेटा, पाई फेज डिफरेंस। तो बेटा इसमें और इसमें जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई का होगा। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया।
मैं फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, फर्स्ट मिनिमा ए साइन थीटा होता है पाथ डिफरेंस। इन दोनों में जो यहां से बेटा जो वेव पहुंच रही है वेवलेट, और यहां से इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस आता है वो ए साइन थीटा आता है, जिसकी वैल्यू फर्स्ट मिनिमा पे लैम्डा होगी। तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, a/2 साइन थीटा, और a/2 साइन थीटा क्या आएगा, λ/2। तो λ/2 पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस क्या होगा बेटा, फेज डिफरेंस इज 2π/λ पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज 2π/λ पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस क्या है बेटा, λ/2। यहां पे λ/2 पुट करेंगे, दोनों कट जाएंगे बेटा, पाई बचेगा। तो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, पाई। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, पाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 140। चलते हैं 141 पे। काफी आसान क्वेश्चन है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का। A proton and an alpha particle both enter a region of uniform magnetic field B, moving at right angles to B if the radius of circular orbits for both the particles is equal। बेटा कह रहे हैं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों का रेडियस जो है वो बराबर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं अगर प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी 1 MeV है तो बेटा अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। बेटा रेडियस क्या होता है, mv/qb। रेडियस क्या होता है, mv/qb, और mv क्या होता है, √2m के। आइए फटाफट से रफ कर। तो रेडियस होता है प्यारे बच्चों mv/qb। रेडियस क्या होता है, mv/qb, ठीक है। r इज इक्वल्स टू mv/qb। mv क्या हो जाएगा, √2m के बाय qb। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या निकल के आएगा, √2m के बाय eb, और वही रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल है √2, और मास क्या हो जाएगा 4m, ठीक है, k डैश, मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ k डैश होगी, बाय 2eb, क्योंकि बेटा अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, दैट इज डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, ठीक है। b तो वही, तो b गया, b गया, 2 गया, 2 गया, m गया, m गया, √4 2 से गया, e गया, e गया, तो k डैश तो k के बराबर आ गया। ओके, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम, क्योंकि बेटा इसमें √2m के बाय eb था, उसमें √2 4m। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो रेडियस सेम क्यों, क्योंकि नीचे 2 है, 2 अगर अंडर के अंदर ले जाए वो भी 4 बन जाएगा, कट जाएगा। तो बेटा अगर सेम रेडियस है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, दैट इज अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1 MeV, दैट इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में हमको एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है, उसके पैरेलल में शंट लगाया है। अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगाते तो बन जाता है एमीटर, और गैल्वेनोमीटर की सीरीज में अगर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगाते तो बन जाता है वोल्टमीटर, ठीक है। और पूछ रहे हैं एमीटर से करंट, दैट इज करंट इन दी सर्किट पूछ रहे हैं। सर्किट मैं बनाता हूं और फिर मैं बताता हूं करंट कितना है सर्किट में। एक सेकेंड जरा नोट कर लेते हैं। तो करंट पूछा गया प्यारे बच्चों सर्किट में, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब छोटा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं तो बन जाता है एमीटर, जिसको मैंने अपनी मैग्नेटिज्म वाली वीडियो के एंड में बहुत अच्छे से पूरा थ्योरी बताई थी इसकी, है ना। आप चाहें तो देख सकते हैं मैग्नेटिज्म में, दक्षिणा ई क्लासरूम में आप जाएं, है ना, चैनल पे, और वहीं पे बेटा वीडियो मिल जाएगी आपको, लास्ट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें बेटा आपको एंड में मिल जाएगा, है ना, या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, दोनों में से किसी एक में डाल रखा है मैंने पूरा, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर से एमीटर की पूरी थ्योरी पूरी डाल रखी है। आइए देखते हैं। 480 20 40.8, 480 ओम 20 ओम 40.8 बैटरी, बैटरी का ईएमएफ कितना है 30 वोल्ट, ठीक है। 480 20, तो ये 480 बाय 24 है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इक्विवेलेंट 480 बाय 25, बेटा r और r बाय n का r बाय n प्लस 1, 480 बाय 25, नहीं तो आप निकाल सकते हैं 1 बाय r इक्वल टू 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2। अगर दिमाग लगाएं तो 480 r और r बाय n का होता है r बाय n प्लस 1, 480 बाय 25, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 45, 19.2 प्लस 40.8 कितना हो जाएगा बेटा, 19.2 प्लस 40.8 कितना निकल के आ जाएगा, 60। तो 30 by 60 that is current will be half ampere and this is the answer। बेटा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला बेटा, टोटल 60 हो गया,
बहुत ही खत्म क्वेश्चन था ये तो, है ना। तो आंसर क्या आएगा, हाफ एम्पियर। नहीं तो आप ऐसे सोच सकते थे, अगर आपको ये कैलकुलेशन करने का मूड ना हो तो कैसे सोचेंगे, तो सोचने का तरीका ये होता कि 20 के आसपास का ही आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि बेटा दूसरी क्वांटिटी बहुत बड़ी है, 1/r इक्विवेलेंट जो इन दोनों का आएगा 1/20 प्लस 1/480। अब 1/480 तो लगभग 1/500 हो गया, बहुत छोटा हो गया इसके सामने। तो इसको अगर इग्नोर कर दे तो भी 20, 40 लगभग 60, 30/60 अप्रोक्सीमेटली 61, 30/61 लगभग हाफ। अब अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो लगभग हाफ के आसपास का ऑप्शन तब भी एक ही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, पर मैं चाहूंगा ऐसी कैलकुलेशंस आपका करने में घबराए नहीं, क्योंकि अगर दोनों ऑप्शंस हो तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, पास पास के ऑप्शंस हो तो। अगला, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर ग्लिसरीन इज 5 × 10⁻⁴ पर केल्विन। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन फॉर अ राइज ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन इट्स टेम्परेचर इज। कह रहे अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी बताना है। ओके बताते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर मेरे को वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट दे रखा है, ठीक है, रो इक्वल्स टू m/v, जस्ट मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं बेटा, अगर v होता है v0 1 प्लस गामा डेल्टा t, अगर रो नॉट था m/v0, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो क्या हो जाएगा m/v0 1 प्लस गामा डेल्टा t, दैट इज रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा t। इसको आप ये भी कह सकते हैं 1 प्लस गामा डेल्टा t की पावर -1, तो बन जाएगा रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा t। और इतनी सी बात है बस, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं, लॉग डिफरेंशियल लीजिए, ln रो इज इक्वल्स टू ln m माइनस ln v। तो यहां से d रो बाय रो इज इक्वल्स टू dv बाय v आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा गया प्यारे बच्चों मेरे से फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, दैट इज d रो बाय रो। d रो चेंज आया रो में, तो 1 में कितने का चेंज आएगा, d रो बाय रो। तो d रो बाय रो पूछा, और dv बाय v क्या होता है बेटा, इंटू dt कर दीजिए, टेम्परेचर डिफरेंस से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। Thermal expansion coefficient of any physical quantity is defined as fractional change in that physical quantity per unit change in temperature। वन फिजिकल क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा जब टेम्परेचर को 1 से चेंज करेंगे। जैसे सपोज करो लेंथ में dl का चेंज आया, l में dl का चेंज आया, तो 1 में कितने का चेंज आएगा, dl बाय l। ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। जब टेम्परेचर को d थीटा से बढ़ाया तो 1 लेंथ में इतने का चेंज आया। जब टेम्परेचर को 1 से बढ़ाएंगे तो जो चेंज आता है 1 लेंथ में, उसको बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लेंथ। Thermal coefficient of any physical quantity is fractional change in that physical quantity per unit change in temperature। तो d रो बाय रो निकालना था, वो बन गया dv बाय v, क्योंकि dm तो बन जाएगा 0। यहाँ पे नेगेटिव भी आना चाहिए, पर मेरे को उससे मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड बताना है। इसको dt से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, dv बाय v dt ये हो जाएगा गामा, जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 5 × 10⁻⁴, सॉरी और चेंज इन टेम्परेचर मेरे को क्या रखा है 40। चेंज इन टेम्परेचर क्या क्या रखा है प्यारे बच्चों मेरे को 40। तो 5 × 40 विल बी 200 × 10⁻⁴, दैट इज 2 × 10⁻²। एंड दिस इज द आंसर 0.02, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, an ideal gas is compressed to half its volume by means of several processes, which of the following results in maximum work done on the gas। maximum work done किस केस में होगा, आइए प्यारे बच्चों देख लेते हैं जरा इस क्वेश्चन को भी। बेटा देखो, अगर 4 प्रोसेस कौन कौन से मेंशन्ड है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। ओके एक सेकंड बस बताते हैं। पी वी ये आइसोबारिक हो गया, ठीक है, कंप्रेशन। ये आइसोकोरिक हो गया। आइसोकोरिक कैसे कह सकते हैं मेरे को, आइसोकोरिक में तो वर्क डन ही नहीं होता है,
और आइसोकोरिक में कंप्रेशन कैसे होगा? चलिए कोई बात नहीं, गलत लिख रखा है। कह रहे हैं एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। आइसोकोरिकली कंप्रेस कैसे करेंगे भाई, है ना? चलिए तो बकवास है। फिर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। बेटे हम जानते हैं एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा होती है तो ऊपर जाएगा, तो बेटा जो वर्क करना पड़ेगा वो पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया एडियाबैटिक में ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों ऊपर जाता है बेटा? प्रेशर बेसिकली वही वॉल्यूम करने पे, वही वॉल्यूम कम करने पे प्रेशर इसमें इंक्रीज ज्यादा क्यों आ जाता है? प्रेशर ऊपर क्यों निकल जाता है? एडियाबैटिक वाला ऊपर क्यों आता है? अगर आइसोथर्मल से सोचना भी है तो बेटा बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर आप पिस्टन को इधर लेके आ रहे हैं तो मॉलिक्यूल जो टकराएंगे अब वो ज्यादा तेजी से वापस जाएंगे। ये आगे आ रहा है तो टकराएगा तो ज्यादा तेज वेलोसिटी से आगे जाएगा, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स की रफ्तार कब ज्यादा होगी? जब पिस्टन आगे आ रहा है तो मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बढ़ेगी, है ना? लेकिन आइसोथर्मल में तो बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर बेसिकली मॉलिक्यूल्स की रफ्तार का आइडिया देता है, तो रफ्तार वही की वही है, रफ्तार बढ़ नहीं रही है, रफ्तार बढ़ घट नहीं रही है। तो अगर रफ्तार में चेंज नहीं आ रहा है तो बेटा मैं बस आपसे ये कह सकता हूं कि v का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में बढ़ जा रहा है। अगर बढ़ गया तो आइसोथर्मल में प्रेशर बढ़ रहा है बिकॉज क्योंकि कोलिजन जल्दी जल्दी हो जाएगी, वेलोसिटी वही है, लेकिन एडियाबैटिक में रफ्तार भी बढ़ गई, वॉल्यूम भी कम हो गई, इसलिए कोलिजन जल्दी होंगे, लेकिन इसमें एडियाबैटिक में रफ्तार भी बढ़ जा रही, तो इसलिए प्रेशर में इंक्रीज ज्यादा आएगा, इसलिए दबाने में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए दबाने में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अ सीरीज आरसी सर्किट connected to an alternating voltage source. Consider two situation when capacitor is air filled, when capacitor is mica filled. कह रहे करंट थ्रू रेजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर में क्या फर्क आएगा? आरसी सर्किट है प्यारे बच्चों, आइए पहले सर्किट बना देते हैं। एक सेकेंड, आरसी सर्किट है, ये आर है, ये सी है, एसी सोर्स है, ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनिए, जो इंपिडेंस होता है वो क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, और एक्सी क्या होता है? 1/ω_c, ठीक है। अब बेटा अगर माइका फील्ड है तो सी को बढ़ा दिया, सी को बढ़ा दिया, एक्सी बढ़ा दिया और एक्सी को कम कर दिया, तो बेटा जेड कम हो जाएगा। तो एयर फील्ड में अगर एयर वाला है और माइका वाला है, इसमें जेड जो है वो कम आएगा, इसमें जेड जो है वो ज्यादा आएगा, और V/Z होता है करंट। तो करंट किस केस में ज्यादा आएगा? इस केस में करंट ज्यादा आएगा और इस केस में करंट कम आएगा, ठीक है। और अगर करंट बढ़ गया तो बेटा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो होगी बढ़ जाएगी, और इन दोनों का बेटा इसकी वोल्टेज प्लस इसकी वोल्टेज मिला के इसकी वोल्टेज, तो इसके क्रॉस अगर वोल्टेज बढ़ जा रही तो इसके क्रॉस पक्का है कि कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज की बात करूंगा तो यहां पे कम आएगी और यहां पे ज्यादा आएगी। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया। बेटा बहुत ही सिंपल है, करंट विल इंक्रीज व्हेन कैपेसिटर इज माइका फील्ड। तो IB ग्रेटर देन IA होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, और VB तो लेस देन VA आएगा, वो है ऑप्शन 1। वोल्टेज तो बेटा माइका के केस में कम आएगी कैपेसिटर के क्रॉस, क्यों? क्योंकि बेटा अंडर रूट ऑफ VR² प्लस VC² वो होता है AC सोर्स के क्रॉस वोल्टेज, RMS वोल्टेज, है ना। तो बेटा अगर मैं ये कह रहा हूं कि VR बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? क्योंकि करंट बढ़ गया। माइका फिल करने से C के बदले KC हो जाएगा, कम हो गया, Z कम हो गया, Z कम हो गया, V/Z से करंट बढ़ गया, करंट बढ़ने से इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ गई तो इसके क्रॉस कम हो जाएगी। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया। तो VB लेस देन VA विच इज ऑप्शन 1। ये हो गए 145 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल विद वर्क फंक्शन 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज। प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतनी बात बताना चाह रहा हूं, अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो बेटा मैंने आपको ये क्लास में कई बार थ्योरी में बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है फोटोन जाके टकराए, टक से बाहर निकला है, ऊपर के सरफेस से टकरा के बाहर निकला है, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं, वो गया और बाहर, लेकिन ऐसा हो सकता है वो लेयर के अंदर चला जाए, 2-3 कोलिजन करके बाहर निकले, हल्की रफ्तार से भी आ सकता है। तो रफ्तार की मैक्सिमम वैल्यू एक पर्टिकुलर है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 से Kmax आती है। अगर मैंने आपको याद आ रही है मेरी बात, एक रेंज होती है काइनेटिक एनर्जी की,
बस ये उसी पे क्वेश्चन है। तो रफ्तार एक मतलब जीरो से लेके एक मैक्सिमम रफ्तार तक है, और लैम्डा क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, h/mv। अब आप सोच के देखिए, तो एक मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब एक डी ब्रोगली वेवलेंथ की मिनिमम वैल्यू है, और v टेंड्स टू 0 तक भी जाता है, तो ये इनफाइनाइट तक हुई। तो लैम्डा जो आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग तक आएगा। समथिंग मेरे को पता नहीं, वो चारों ऑप्शन में सेम है, बस साइन पे ध्यान देना था। ग्रेटर देन इक्वल टू किस में आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू एक ही में आ रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू प्यारे बच्चों कितनों में आ रहा है, एक ही में आ रहा है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करिए, आपको पक्का क्लियर होगा। एक बार रब करता हूं और मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल के दे देता हूं। अब देखिए प्यारे बच्चों, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, वो नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता था। ये देखिए बेटा, नंबर कैलकुलेट करने का तरीका ये, लैम्डा होता है h/mv, ठीक है, mv होता है √2m के, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो उसको इनटू ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये क्या आ गई बेटा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में थी, अब ये किस में हो गई, मतलब जूल्स में हो गई हमारे पास एनर्जी। तो बेटा इसकी जो वैल्यू थी h/√2me की जो वैल्यू थी वो √150 होती है। तो अगर आप √150 और इसको अगर आप है ना, मतलब अगर आपको मतलब ये अगर आप के यहां पर पुट कर दें आप, है ना, जूल्स में, तो बेटा फिर आपको क्या मिल जाता है, लैम्डा मिल जाता है एंगस्ट्रॉम में। जैसे यहां पर बेटा मेरे को क्या कह रहे हैं कि 500 नैनोमीटर की लाइट डालिए, तो बेटा hc बाय लैम्डा 1240 होती है hc की वैल्यू, बाय लैम्डा 500, ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन कितना दे रखा है बेटा मेरे को 2.28, ठीक है। ये सॉरी ये किस में बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आई एम सॉरी, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं बेटा, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया हूं। ये लैम्डा जो आता है बेटा ये एंगस्ट्रॉम्स में आता है, कब, जब के को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालू तो इनटू ई कर दिया बेटा, ताकि जूल में ये पूरा का पूरा ये मिलके जूल में हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इनटू ई करूंगा तो जूल में कन्वर्ट हुआ। आई होप मैं आपको समझा पाऊं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 12.4 बाय 5, 5 2 10, 2 5 4 20, 2.48 माइनस 2.28.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ये √150 बाय के आती है इसकी वैल्यू, एच मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, h/√2me की वैल्यू होती है √150 12.27, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, तो 12 से ज्यादा ही होना चाहिए, 12.27 होती है वैल्यू। तो अगर मैं लैम्डा निकालूं यहां से, तो लैम्डा कितना आएगा, √150 बाय 0.2, पॉइंट हटेगा 0 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 750, √750। बेटा देखो 25 का स्क्वायर 625, 26 का 676, अगला जो आएगा लगभग 50 ज्यादा, है ना, मतलब ये फिर 27 का आ जाएगा, दैट इज किस लाइन में, करीब 725 के आसपास, है ना, 729, है ना, और उसके बाद 27 पॉइंट समथिंग बनेगा, 27 पॉइंट समथिंग एंगस्ट्रॉम, है ना। अब 27 से आगे कितना आगे मेरे को उससे कोई खास मतलब नहीं, क्योंकि नंबर तो सब वही है, 2.8 ही है ना। अब 2.8 ले रखा है, इसका मतलब 28 के स्क्वायर के आसपास, ये आ गया 28। बस मेरे को आपको रिवाइज ये कराना था बेटा, जो √150 बाय के अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में अगर एनर्जी हो तो लैम्डा आप डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में निकाल सकते हैं। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में √150 बाय के से आप निकाल सकते हैं लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, तो 28 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 28 into 10 की पावर -10, दैट इज 2.8 into 10 की पावर -9। खत्म। पर बेटा मैं आपको सिंपल बात ये कहना चाहता हूं बेटा, ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो ये तो मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो लैम्डा जो आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, क्योंकि रफ्तार अगर कम होगी तो लैम्डा बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two metal wires of identical dimensions are connected in series if sigma 1 and sigma 2 are conductivities of the wires, the effective conductivity of the combination। ठीक है भैया, बेटा रो आर होता है रो एल बाय, और रो को कह सकते हैं 1 बाय सिग्मा, रो को क्या बोल सकते हैं 1 बाय सिग्मा। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं। आर होता है रो एल बाय या 1 बाय सिग्मा एल बाय, ये तो 1 बाय सिग्मा एल बाय। एक सेकेंड बस जरा रब कर दे। तो बेटा अगर ये दो वायर्स हैं, ठीक है, तो इसके लिए आ जाएगा 1 बाय सिग्मा 1 एल बाय ए, फिर अगले वाले के लिए 1 बाय सिग्मा 2 एल बाय ए, 1 बाय सिग्मा इक्विवेलेंट 2 एल बाय ए।
अब ए एल कट जाएगा, ए एल कट जाएगा, ए एल कट जाएगा, ठीक है। और यहां से बेटा क्या निकल के आ जाएगा, 2/σ इज इक्वल टू σ1 प्लस σ2 अपॉन σ1 σ2, दैट इज सिग्मा इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है 2σ1 σ2 अपॉन σ1 प्लस σ2। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया 147 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फोर्थ। अगला 148, ये क्या है, एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड with a speed 54 km per hour. The radius of its wheel is 0.45 meter. The moment of inertia of the wheel about its axis of rotation is 3 kg meter square. The vehicle is brought to rest in 15 seconds. The magnitude of average torque transmitted by its brake to the wheels. बेटा एवरेज टॉर्क बताना है तो पहले आपको टाउ इक्वल टू आई अल्फा के लिए अल्फा निकालना पड़ेगा। अब बेटा v इक्वल टू आर ओमेगा अपने लोग जानते हैं। 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, मीटर पर सेकंड में 54 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 कर देंगे। ये 15 मीटर पर सेकंड आ गए। अब v इक्वल टू आर ओमेगा, आर दे रखा है मेरे को 0.45 ओमेगा, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 1500/45 100/3। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये ओमेगा की वैल्यू होगी, कह रहे ब्रॉट टू रेस्ट इन 15 सेकंड, मतलब इतना ओमेगा था और जीरो हो गया 15 सेकंड में। तो बेटा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, बल्कि ये इनिशियल है, 15 सेकंड बाद जीरो हो गई, घट रही है तो माइनस अल्फा टी लिखना चाहिए। ओमेगा हो गया 0, ओमेगा नॉट हो गया 100/3 माइनस 15 अल्फा, 15 सेकंड में जीरो हो गई तो यहां से अल्फा कितना आ गया 100/45। अब टाउ इक्वल टू आई अल्फा से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा 5 9 45, 5 20/9। आई की वैल्यू बेटा मेरे को क्या दे रखी है, आई की वैल्यू मेरे को इन्होंने दे रखी है क्वेश्चन में 3। तो टॉर्क क्या आएगा बेटा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा से टॉर्क निकाल लीजिए। आई है 3 इंटू 20/9, ये हो जाएगा 6.66666 शाम तक 6, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 6.66, दैट इज ऑप्शन 4। काफी सिंपल था यार ये तो, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 149 बेटा 149 के लिए मैं आपको बस ये कहूंगा कि अगर आपने मेरा डॉपलर इफेक्ट वाली वीडियो देखी तो बहुत ही फायदा रहेगा। डॉपलर इफेक्ट वाली वीडियो बेटा मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेशंस करनी सिखा रखी थी आपको। आइए देखते हैं। एक्चुअली इसमें डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन ना कभी भी मुश्किल नहीं होता है, बस उसमें कैलकुलेशन होती है और वो कैलकुलेशन की ट्रिक बेटा मैं आपको बहुत कायदे से सिखा चुका था, है ना। इस क्वेश्चन के बाद मैं साथ में 2-3 क्वेश्चन अपनी पुरानी वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा ताकि आप लोग अगर बाई चांस भूल गए हैं तो भी आपको क्लियर हो जाए कायदे से, ठीक है। 149 यहां पर क्या बेटा सोर्स चल रहा है 19.4 मीटर पर सेकेंड से, $60 डिग्री एंगल है, यहां ऑब्जर्वर है, यहां सोर्स है। फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई दी, f डैश इक्वल टू f v ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो जीरो इसलिए नहीं आएगा, सोर्स पास में आ रहा है इसलिए बढ़ेगी। बेटा सोर्स के पास में आने से बढ़ती है, बढ़ेगी कब, जब नीचे माइनस लगाएंगे, माइनस vs cos 60, क्योंकि वो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है जो लाइन के अलाउ होता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या आंसर आएगा। f डैश इक्वल टू f क्या दे रखा है 100 क्वेश्चन में, v मेरे को क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, v दे रखा है मेरे को 330, ओके, अपॉन 330 माइनस vs cos 60, 19.4 cos 60 कितना है, हाफ करेंगे इसका तो 2 9 18, 9.7 लगभग 10 हो गया ये, क्योंकि अप्रोक्सीमेट निकालना है। 100 330/320 लिख देता हूं। अब ये काटिए, अब बेटा ये इसका कितना परसेंट है, मतलब ये से 1 ज्यादा है तो 1 पॉइंट समथिंग तो आएगा, ये तो समझ में आ रहा है। दैट इज 100 से तो बड़ा ही ऑप्शन आना चाहिए, 100 से बड़े, लेकिन ऑप्शन कितने, 2, 103 और 106। तो ये से कितने परसेंट बड़ा है, 1 बड़ा है, तो 1 कितना परसेंट हुआ, 1 हुआ 1/32 टाइम्स। बेटा ये 1 + 1/32 है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए, या तो आप ऐसे करिए, इसको ऐसे लिखिए, 100 33 को लिखिए 32 + 1
तो 1 + 1/32, 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100 से डिवाइड करिए, 32 3 × 96, लगभग 3 आएगा, तो ये 1.03 इंटू 100 करूंगा तो क्या बन जाएगा 103। तो 103 बहुत ही सिंपल तरीके से हम कैलकुलेशन कर पाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 150। एक एम मास है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है दूसरे एम मास से जो रेस्ट पे है। बेटा इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, लाइन ऑफ कोलिजन के अलाउंग जो, या तो आप ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से करना हो बिना दिमाग लगाए, तो बेटा इलास्टिक कोलिजन है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, बराबर होंगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी प्यारे बच्चों, बोलेंगे साथ साथ में, बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इनिशियली कितनी थी, हाफ mv²। बाद में पहले वाले मास की वेलोसिटी होगी v/3, दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, हाफ m इंटू v'²। तो हाफ m को काट दिया, ठाए ठाए ठाए, तो v² माइनस v²/9 क्या हो जाएगा, 8v²/9 v'²। तो v' कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 v/3। बहुत ही सिंपल। बेटा इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। बेटा वैसे मैं आपको पेपर के लिए आपको बता देता हूं बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर v वेलोसिटी से जा रहा है, मान लो किसी थीटा एंगल पे कोलिजन होने वाला है, तो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग जो रफ्तार आएगी v cos थीटा, और परपेंडिकुलर क्या आएगी, v sin थीटा। तो v sin थीटा से तो ये चला जाएगा, और v cos थीटा जो इसके पास थी वो इसके पास आ जाएगी, ये रेस्ट पे था तो इसके पास आ जाएगी। इसका मतलब दोनों के दोनों, बेटा अगर ऑब्लिक कोलिजन होता है, एक मास रेस्ट पे हो दूसरा मास आए, है ना, तो बेटा एक v cos थीटा से जाएगा, दूसरा v sin थीटा से। तो अगर v से इसकी वेलोसिटी v/3 हो गई थी, तो बेसिकली 1/3 sin थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा की वैल्यू तो निकालनी थी, √1 - sin² थीटा, √1 - 1/3², 8/9 2√2/3। अरे वाह, तो v इंटू 2√2/3 वही आंसर। पर बेटा मुद्दा क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर दो पार्टिकल्स, एक रेस्ट पे है दूसरा आ रहा है v वेलोसिटी से टकराया, ऑब्लिक कोलिजन है, तो एक v cos थीटा से जाएगा, दूसरा v sin थीटा से, और 90 डिग्री एंगल पे। आई होप मैं आपको समझा पाया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 151। बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर दो मासेस होते हैं, अगर उनको घुमाना हो, बेटा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। कैसे हम बेटा याद रख सकते हैं, I = IC + md²। बताता हूं मैं आपको। दो मासेस हैं, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट होगा दोनों का, बेटा क्योंकि ये कह रहे हैं घुमाना है, मिनिमम वर्क किस में करना पड़ेगा, अगर ओमेगा से घुमाना है तो मिनिमम वर्क किस कंडीशन में आएगा। बेटा मिनिमम वर्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हाफ I ω² काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर वही ओमेगा है तो I को मिनिमम करना है, I को क्या करना है, मिनिमम करना है। I को क्या करना है प्यारे बच्चों, मिनिमम करना है। तो ये I मिनिमम करना है, तो I मिनिमम किसके अबाउट होता है, I होता है IC + md²। अब अगर d 0 होगा, डिस्टेंस 0 करो, तो बेसिकली बेटा किस पॉइंट के अबाउट घुमाना पड़ेगा, m1 m2 ये दो मास है कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, तो मेरे को वर्क भी मिनिमम करना पड़ेगा। और पूछा कि डिस्टेंस फ्रॉम m1 position of point P on this rod through which the axis should pass so that work required to set the work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum is given by। ओके, तो मेरे को बताना है m1 से डिस्टेंस बताना है बेसिकली मेरे को, कि जिसके अबाउट में घुमाऊं तो मिनिमम मेरे को वर्क करना पड़े घुमाने में। अरे बेटा हाफ I ω² ओमेगा से घुमाना है, I मिनिमम चाहिए। I मिनिमम किसके अबाउट होगा, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है यहां से, इसी को ओरिजिन ले लो 0,0 और ये L,0। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे है, कितनी दूरी पे है, से ये निकालना तो निकाल लो, m2 × L + m1 × 0 अपॉन m1 + m2, खत्म। यही आंसर है, ये आ गया बेटा कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है, बस वहीं से पकड़ के घुमा दो और तभी मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट टू बॉडी सिस्टम का, बेटा वो पिछली वीडियो में बता चुका हूं, वो आया था 2016 में क्वेश्चन, और 15 में आया था मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, और 16 में क्वेश्चन आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। आप देख रहे हैं चीजें रिजेंबल कर रही हैं। ठीक है, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता कितना है, m1 m2 अपॉन m1 + m2
इंटू एल स्क्वायर, म्यू एल स्क्वायर। बेटा ये आपको याद रखना हो, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एल स्क्वायर। म्यू एल स्क्वायर इज द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, म्यू एल स्क्वायर इज द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। कह रहे वी नॉट वेलोसिटी से एक बॉल को ना ऐसे फेंका जमीन पे और वो उसी हाइट पे वापस आई और उसकी आधी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई कोलिजन में फ्लोर के साथ। ठीक है भैया, हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन कोलिजन, आधी काइनेटिक एनर्जी प्यारे बच्चों लूज हो गई। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा? काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद हाफ रहेगी, तो वेलोसिटी 1/√2 टाइम्स नहीं है, हाफ mv स्क्वायर। तो क्या v की वैल्यू लूं तो कि ताकि काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाए, v/√2। यहां पे आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √ v0 स्क्वायर प्लस 2gh। ये वेलोसिटी हो गई। टकराने के बाद क्या हो जाएगी, /√2। टकराने के बाद क्या हो जाएगी, /√2। ठीक है, जो टकरा के जाएगा वो कितने से जाएगा, √ v0 स्क्वायर प्लस 2gh/2। और कह रहे हैं जा उसी h हाइट तक रहे। बेटा v स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे वेलोसिटी निकाली, कैसे निकाली बेटा, v0 से ये कैसे आ गई वेलोसिटी, ये कैसे आ गई बेटा, v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2as। बेटा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से ये वेलोसिटी आ गई, /√2 हो गया। और बेटा मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, दिस स्क्वायर बाई 2g, और मैक्सिमम हाइट जो आ रही है वो क्या आ रही है, h आ रही है। बेटा इतनी वेलोसिटी से जा रहा है ना, आई होप मैं आपको समझा पाया। अब कुछ नहीं भैया, क्या बन जाएगा, v0 स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल्स टू, ये 2 आया, ये 2 आया, ये हो गया 4gh। ठीक है, तो v0 स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो v0 हो जाएगा √2gh। v0 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, √2gh। ठीक है, और h क्वेश्चन में रखा है 20, तो 20 और ये भी 20, तो क्या आ जाएगा बेटा 20। ऑप्शन 1। ऑप्शन कौन सा है बेटा प्यारे बच्चों, 1। आई होप मैं आपको समझा पाया बेटा, बहुत ही सिंपल बात थी। ठीक है, तो बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। वैसे मैं इसको ना डायरेक्टली भी जानता था कि आंसर यही आना चाहिए, इतनी कैलकुलेशन करे बगैर भी। कैसे पता था बेटा मेरे को, बेटा कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, नीचे आया, अगर कुछ लॉस ना होता, इलास्टिक होता तो वहीं तक जाता। इसका मतलब इसी का लॉस होगा जो यहां से यहां पे आने में मिलेगी, है ना, इसी का तो लॉस होगा जो यहां से यहां पे आने में मिलेगी, इसी का ही लॉस होगा, क्योंकि इलास्टिक होता तो इसी से वापस चला जाता। और कह रहे आधी हो गई, तो इसका मतलब जितनी थी उतनी ही मिलनी थी, नहीं है बेटा, के थी, के ही और मिली होगी तो 2k हो गई होगी, फिर के हो गई कोलिजन के बाद आधी हो गई, और फिर के से तो बेटा के यहां से यहां पे आने में मिलती है, और के अगर होती है तो यहां से यहां पहुंच जाता है ना। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मिलनी थी, या जितनी स्पीड मिलनी है h हाइट गिरने पे, आप डायरेक्टली √2gh डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 153 बेटा, यूरेनियम ना डिके कर रहा है बेटा थोरियम में, और अल्फा पार्टिकल अल्फा डिके हो रही है। पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों मेरे से कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। बेटा मोमेंटम तो दोनों का बराबर होगा, भले भारी हो भले हल्का हो, मोमेंटम तो कंजर्व होगा, एक उधर को जाएगा दूसरा उधर को, टोटल मोमेंटम तो कंजर्व होगा, टोटल मोमेंटम तो कंजर्व होगा। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। ठीक है, टोटल मोमेंटम तो कंजर्व होगा, पहली चीज। दूसरी बात, पहली चीज तो बेटा ये हो गई, और दूसरी चीज बेटा क्या है, मोमेंटम कंजर्व होगा। ये अल्फा पार्टिकल है, ये थोरियम है, ये भारी है, मोमेंटम बराबर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m, जिसका मास कम उसकी एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी अल्फा पार्टिकल की, है ना। मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी तो अल्फा पार्टिकल के पास ही जाती है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी जिसके पास जाती है अल्फा पार्टिकल के पास। अगला क्वेश्चन 154, आइए देखते हैं इसको भी। 154 ABCD बेटा, ये लूप है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऐसे और फिर निकल जा रहे हैं। बेटा जब पास में आएगा μ0/4π q v × बेटा इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहा है, तो आप कह सकते हैं करंट इस तरफ को, अगर ऐसे सोच लो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को आएगी, पास आएगा तो बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड, दूर जाएगा तो घटेगी, तो बढ़ेगी तो उसको अपोज करेगा, जब दूर जाएगा घटेगी तो उसको सपोर्ट करेगा। दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिवर्स। तो करंट विल रिवर्स इज डायरेक्शन व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास्ट, व्हेन द इलेक्ट्रॉन गोes past the coil। yes, second option is correct, second option is
करेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155। ये क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। A particle is executing simple harmonic motion. Its maximum acceleration is alpha and maximum velocity is beta. तो पूछा क्या है, टाइम पीरियड। ठीक, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर है और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा। बेटा इतना याद रहना चाहिए, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, वेलोसिटी होती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, मैक्सिमम वेलोसिटी आती है ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आता है ओमेगा स्क्वायर है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में फेज डिफरेंस होता है पाई बाय 2, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस होता है पाई बाय 2, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस होता है पाई, दोनों अपोजिट होते हैं। एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ आता है एलिप्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ आता है एलिप्स, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि बेटा एक्स होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो वेलोसिटी क्या निकल के आती है प्यारे बच्चों, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, और एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, ठीक है। अब अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन करो तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना हो तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन करो तो v अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का ग्राफ एलिप्स, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का एलिप्स, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन तो बेटा क्या आएगा बेटा, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 विच इज एक्स। तो एक्सेलरेशन एक्स का ग्राफ क्या आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन इस तरीके का, एक्सेलरेशन एक्स, नेगेटिव स्लोप, ठीक है। अब बेटा मेरे से टाइम पीरियड पूछा है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, अल्फा बाय बीटा क्या निकल के आ रहा है, ओमेगा। ओके, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, तो टी क्या हो जाएगा 2 पाई बीटा बाय अल्फा, 2 पाई बीटा बाय अल्फा विच इज ऑप्शन 3, विच इज ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन बहुत ही वाहियात क्वेश्चन बेटा, इंटेंसिटीज का रेशियो दे रखा 1:25, आई मैक्स बाय आई मिन पूछा, आई मैक्स होता है अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, और आई मिन होता है अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। चलिए भैया, और इंटेंसिटीज का रेशियो 1:25, दैट इज अगर एक की x होगी तो दूसरे की 25x होगी, ठीक है। अब आई मैक्स बाय आई मिन निकालना है, आई मैक्स बाय आई मिन, ये क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 25x प्लस अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, और आई मिन क्या आएगा अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। बेटा i होता है i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos phi, और i max होता है अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 होल स्क्वायर, आई मिन होता है अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 25x माइनस अंडर रूट x होल स्क्वायर, तो अंडर रूट x कट जाएगा, अंडर रूट 25 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, और 4 स्क्वायर 16, बस 4 4 16, 4 9 36, 9 by 4 is the answer, which is option 4, which is option 4। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों। पोटेंशियल मेरे को दे रखा है और मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है 1,1,0 पे, माइनस डेल बी बाय डेल एक्स ई एक्स होता है, माइनस डेल बी बाय डेल वाई ई वाई होता है, माइनस डेल बी बाय डेल जेड ई जेड होता है, माइनस डेल बी बाय डेल एक्स ई एक्स होता है, माइनस डेल बी बाय डेल वाई ई वाई होता है, और माइनस डेल बी बाय डेल जेड ई जेड होता है। चलिए बोर्ड को रब करते हैं और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीन में बेटा मेरे को 1,1,0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ये पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड गिवन है। 1,1,0 पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं पिछली वीडियो में भी ऐसी चीज डिस्कस कर चुका हूं। बेटा जो रिलेशन यूज होता है वो क्या होता है यहाँ पे, वो होता है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स होता है ई एक्स, माइनस डेल वी बाय डेल वाई होता है ई वाई, और माइनस डेल वी बाय डेल जेड होता है ई जेड। अच्छा प्रूफ कैसे कर सकते हैं बेटा, इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, है ना। अगर पार्टिकल यहां से यहां गया dx चला x में, तो बेटा जो वर्क होगा वो ex dx होगा, है ना। और जो वर्क होगा, अब देखो अगर ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो भी वर्क तो ex करने वाली है ना बेटा। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ey अगर है भी तो भी वो वर्क नहीं करेगी,
और अगर पार्टिकल खाली एक्स में चला तो ना तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा ना प्यारे बच्चों जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ठीक है। तो बेटा यहां पर मेरे को लिखना चाहिए ई एक्स डेल एक्स बेसिकली, है ना। तो ई एक्स इज इक्वल्स टू, और ये बेटा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी उतना पोटेंशियल एनर्जी वन चार्ज की रिड्यूस होगी। वन चार्ज पे फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्यारे बच्चों वन चार्ज पे फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा और वन चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क करेगी उतना पोटेंशियल घट जाएगा, उतनी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। तो मेरे को बोलना ये चाहिए था वी आई माइनस वी एफ। जो बेटा जो वर्क होगा ना वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, जो वर्क होगा ना वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है। बहुत ही शानदार। तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ वी एफ माइनस वी आई, और नेगेटिव ऑफ वी एफ माइनस वी आई, ये जो वी एफ माइनस वी आई है इसको डीवी या डेल वी बोलते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। डेल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि y एंड z आर कांस्टेंट, ना तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा अगर पार्टिकल खाली x में चल रहा है, ना z कोऑर्डिनेट। तो बेटा जैसे ये प्रूफ किया वैसे ही बाकी भी आ सकते हैं। ई वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल वाई, ई जेड इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल जेड। ठीक है, आई होप ये मैं आपको समझा पाया। चलिए बेटा अब इसको यूज करके आइए क्वेश्चन किया जाए। अब डेल वी बाय डेल एक्स क्या निकल के आएगा, डेल वी बाय डेल एक्स आएगा 6y, y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स, y एंड z आर कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा 0। तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका नेगेटिव, तो माइनस 6y। अच्छा डेल वी बाय डेल y क्या आएगा, अब आ जाएगा 6x, क्योंकि y का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, -1 प्लस 2z। पर ये तो ई वाई क्या होगा माइनस डेल वी बाय डेल वाई, इसका नेगेटिव, तो 1 माइनस 6x माइनस 2z। ठीक है, अब ऐसे ही Ez क्या आएगा प्यारे बच्चों, Ez आएगा, डायरेक्टली लिख देता हूं, माइनस डेल वी बाय डेल जेड। ये तो z इसमें है ही नहीं तो ये तो कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया डिफरेंशियल इसका, और डेल बाय डेल जेड आएगा 2y, माइनस डेल वी बाय डेल जेड हो जाएगा -2y। अब 1,1,0 पे z कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो बेटा अगर y कोऑर्डिनेट बने तो -6i कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई x में, और z में क्या होगी बेटा y 1 है तो ये क्या हो जाएगी -2k कैप, और EY बेटा क्या आएगा x1 है और z 0 है, x1 है z 0 है, तो क्या हो जाएगी बेटा 1 - 6 दैट इज -5j कैप, है ना, विच इज इन ऑप्शन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। ये किस में आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है -6i कैप, तो -6i कैप वाले दो हैं, प्लस उसके बाद -5j कैप, तो बेटा डी में ही आ रहा है, काम खत्म। तो मतलब EX EY निकालने की जरूरत थी, EZ एक्चुअली मेरे को निकालना ही नहीं चाहिए था। ठीक है भैया, हो गया, शानदार। तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स EX, माइनस डेल वी बाय डेल वाई EY, और माइनस डेल वी बाय डेल जेड EZ। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन 16th वाला खत्म। सेम यही कॉन्सेप्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। इसमें क्या है, पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ XYZ, इसमें भी दे रखा है, और यहां जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है ये एक बार अभी और भी आएगा, इसके बाद फिर से आएगा एक बार और, दैट इज यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं बेटा, जो क्वेश्चन है वो रिपीट करेंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी, यहां पर फोर्स पूछा 2 कूलम चार्ज पे, जो कि 1,1,1 पे रखा है। अब बेटा फोर्स बताना हो या फील्ड बतानी हो क्या ही फर्क पड़ता है। तो आइए बेटा 1,1,1 पे करना क्या है बेटा, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स से EX, डायरेक्टली लिखते हैं EX माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, क्या आ जाएगा -6, क्योंकि डेल बाय डेल एक्स करूंगा तो है ना +6 आएगा, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स इसका क्या हो जाएगा बेटा 8y, है ना, +8y, क्योंकि माइनस डेल वी बाय डेल एक्स करना है, और बस उसके बाद तो x है ही नहीं, तो y और z तो कांस्टेंट है, उनका डिफरेंशियल 0, तो ये आ गया EX, और EY क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, EY निकल के आ जाएगा माइनस डेल वी बाय डेल वाई 8x +8 -6z। ठीक है, तो बेटा और EZ क्या आ जाएगा, EZ आ जाएगा माइनस डेल वी बाय डेल जेड, खाली इसमें, तो क्या हो जाएगा बेटा -6y। अब बेटा x = 1, y = 1, z = 1 पे एक चार्ज पड़ा है 2 कूलम, उस पे फोर्स बताना तो QE होगा, क्या होगा बेटा फोर्स QE। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितनी आ रही है, 1 पे ये 2i कैप, बहुत शानदार, 1 पे 8 - 6 2 प्लस ये 10j कैप, बहुत शानदार, और EZ क्या आ रहा है बेटा -6k कैप, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई,
अब अगर फोर्स बताएं तो QE है ना। अब चार्ज क्या दे रखा है बेटा, मेरे को क्वेश्चन में दे रखा था चार्ज 2 कूलम है, तो 2 इंटू ई क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई है ना। और कैसे करेंगे बेटा, 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि बेटा 2 स्क्वायर इनमें कॉमन आ सकता है, तो बाहर ले लीजिए, बाहर 2 एक और आ जाएगा बेटा। EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर का अंडर रूट होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा ये, मतलब 2 स्क्वायर बाहर ले लिए तो ये 1 आ गया, यहाँ पे 5 स्क्वायर 25 आ गया, यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 आ गया, तो ये हो गया अंडर रूट 35, 4 रूट 35। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है मेरे को, 4 रूट 35, 4 रूट 35 मेरे को डी ऑप्शन दे रखा है। तो ये बेटा मैंने आपको 20th क्वेश्चन भी बता दिया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शानदार क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं दो प्लेट्स के बीच में जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू d की पावर n वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। एक प्लस q चार्ज की प्लेट, एक माइनस q। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाया वाला क्वेश्चन है ना, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा, पहली बात तो जो फील्ड होगी अंदर बेटा वो तो होती है q बाय a एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरी प्लेट के कारण। तो टोटल क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी हो जाएगी बोलेंगे शानदार तरीके से, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल। पर बेटा टोटल फील्ड इनटू चार्ज थोड़ी ना करेंगे, जब k q1 q2 बाय r स्क्वायर करते हैं तो बेटा हम करते क्या है, k q1 बाय r स्क्वायर इसकी फील्ड इनटू इसका चार्ज, इसकी फील्ड साथ में थोड़ी ना लेते हैं। तो बेटा ऐसा ना सोचे, टोटल फील्ड लेंगे, q अपॉन a हो गया सिग्मा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी फील्ड इनटू इसका चार्ज करेंगे तो आएगा फोर्स। ओह दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ d, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ d। तो बेटा पूछ रहे हैं कि d की पावर पे डिपेंड करेगा क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। बिल्कुल सही। तो 7th का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसमें मेरे से क्या कहा था, दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में फोर्स जो आएगा वो डिस्टेंस की कौन सी पावर पे डिपेंड करेगा, क्या डिस्टेंस बढ़ाने पे बढ़ेगा या घटेगा। तो हमारा आंसर क्या था बेटा, मैं आपको याद दिला देता हूं, इस पे चार्ज था q, इस पे माइनस q। तो q अपॉन a होता है सिग्मा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड, इसकी फील्ड इनटू इसका चार्ज लेते हैं। बस गलती ये हो जाती है ज्यादातर, हम टोटल फील्ड इनटू चार्ज कर देते हैं। मैंने आपको बताया बेटा जब k q1 q2 बाय r स्क्वायर फोर्स बोलते तो k q1 बाय r स्क्वायर इसकी फील्ड है इसकी पोजीशन पे इनटू दूसरे का चार्ज है ना। बेटा खुद की फील्ड खुद पे थोड़ी ना फोर्स लगाएगी, और वो लगाएगी तो वो इंटरनल है, उसका सम तो जीरो होगा ही होगा, उसका सम तो जीरो होगा ही होगा। तो खुद की फील्ड नहीं लेनी है। तो बेटा ये वाली प्लेट की फील्ड इनटू इसका चार्ज है ना। तो बेटा ये आया था q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट है ना, दो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ d है ना। हमने क्या किया, d से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। किसी ने कहा क्यों, हमने कहा मजा आएगा इसलिए कर दिया। अब a एप्सिलॉन नॉट बाय d प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, c है ना। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ q स्क्वायर बाय c, हाफ q स्क्वायर बाय c एनर्जी हो गई अपॉन d, दैट इज e बाय d, दैट इज e बाय d, एनर्जी अपॉन d। और देखो ऐसा ही तो आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे होती है वहीं पे एनर्जी होती है। अब सोचो अगर प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जीरो होता तो एनर्जी क्या होती, जीरो होती। तो एनर्जी क्या होती, जीरो होती। मैं कह रहा हूं मान लो टेंस टू जीरो, तो एनर्जी क्या होती, मतलब टेंस टू जीरो या जीरो ही मान लो। अब मैं अगर फोर्स अगर इनके बीच में अट्रैक्शन का F है तो मेरे को सेपरेट करने के लिए F लगाना पड़ेगा। अब मैं F लगा के उसको अगर d डिस्टेंस से सेपरेट करता हूं तो मैंने वर्क क्या किया, F इंटू डी, ये मैंने वर्क किया। तो यही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यही तो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क की। और जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उतना ही मैं लगा रहा हूं अपोजिट डायरेक्शन में, तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ने की नहीं। तो इसका मतलब, और एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट जब भी वर्क करेगा तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया नहीं है, थर्मल एनर्जी बढ़ नहीं सकती, यहां पर जनरेट हो नहीं सकती क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब जो भी मैंने वर्क किया उससे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, जीरो से यू हो गई। तो F इंटू डी यू के बराबर आ रहा है। यहां से भी आपको यह दिख सकता है F इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर अपॉन डी, है ना। हालांकि ये मैंने थोड़ा सा आपको ज्यादा ही इलेबरेट कर दिया है, अगर आपको उसको समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो इसको रिवाइंड करिए और दोबारा देखिए वीडियो को, आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। पहले सेपरेशन टेंस टू जीरो, एनर्जी टेंस टू जीरो, फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स डी है, F है, तो मैंने भी F फोर्स लगाया, हल्के 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 खींचा, F इंटू डी वर्क किया, और उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रीजन में आ गई, दैट इज एनर्जी आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां वहीं पे एनर्जी है ना। तो F इंटू डी मैंने वर्क किया और वही हो जाएगी एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो F इंटू डी यू हो गया, तो यहां से F क्या आ जाएगा, U बाई डी। तो अगर आपको U बाई डी दिख रहा था, हाफ Q स्क्वायर बाय C एनर्जी अपॉन डी,
बेटा क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फोर्स होता है, जो कि आपको याद भी रहना चाहिए। डी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये क्या बन गया, एनर्जी अपॉन डी। तो मैंने आपको बस थोड़ा सा फील कराने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों आपको मिल जा रहा है एक्सप्रेशन यू बाई डी टाइप का। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, इसको एक आध बार देख लीजिए, आपको पक्के से क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 159। 159 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटा, हमने एंगल हल्के हल्के बढ़ाया 30 डिग्री पे, द ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, द प्लैंक with a box on its one end is gradually raised about the other end. As the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree, the block starts slip and slides 4 meter down the plane in 4 seconds. मतलब ब्लॉक जस्ट मतलब 30 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है बेटा, वो मिनिमम एंगल जिसपे ब्लॉक इज जस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। डिराइव कर देते हैं दोबारा से बेटा, mg sin थीटा इधर को आएगा, ठीक है, और mg cos थीटा इधर को आएगा, और ये नॉर्मल के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे तो चल नहीं रहा है, ऐसे से तो चल नहीं है, नॉर्मल mg cos थीटा बराबर, और अभी जस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, दैट इज mg sin थीटा म्यू एन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो गया n के mg cos थीटा। जब इन दोनों का बराबर करेंगे, mg sin थीटा इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, म्यू एस एम जी कॉस थीटा, तो बेटा यहां से मेरे पास एंगल ऑफ रिपोज आ गया tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, है ना। तो tan थीटा बेटा क्या निकल के आता है, म्यू एस के बराबर निकल के आता है। एंगल ऑफ रिपोज जो थीटा होता है वो कितना होता है बेटा, tan थीटा म्यू एस के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर 30 डिग्री पे ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, tan 30 मतलब 1/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो बन जाएगा √3/3, 1.732/3। वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 5 15, 2 गया 3 7 21.57, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.6। तो म्यू एस की वैल्यू 0.6। अब ऐसे दो ऑप्शन है, ऐसे कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, और म्यू के जो होगा बेटा वो म्यू एस से कम होगा। अब एक ही ऑप्शन है, म्यू के निकालने की जरूरत ही नहीं थी, म्यू के निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बेटा नीचे आ रहा है 4 मीटर स्लिप किया 4 सेकंड में बेटा, 30 डिग्री पे नीचे आ रहा है हल्का सा, मतलब वो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब mg sin थीटा बेटा जब स्लिप करने लगेगा तो म्यू एस ना होके म्यू के रह जाएगा, तो नेट फोर्स क्या बन जाएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा, mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा बराबर ma, m कट गया, यहां से a आ गया प्यारे बच्चों, g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा, a की वैल्यू आ गई g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा, ये a की वैल्यू आ गई, और डिस्प्लेसमेंट होती है प्यारे बच्चों 4 मीटर 4 सेकंड में, तो लगा दीजिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, 4 मीटर चला है 4 सेकंड में, तो हाफ ए 4 स्क्वायर, तो यहां से एक 4 गया, 2 2 4, a की वैल्यू आ गई हाफ, a की वैल्यू क्या निकल के आ गई हाफ। अब a की वैल्यू को हाफ यहां पुट कर दीजिए, साइन 30 हो जाएगा हाफ, है ना, cos 30 हो जाएगा √3/2, यहां से आप म्यू के निकाल लीजिए वो 0.5 आ जाएगा। मैं तो सिंपल बात कह रहा हूं बेटा, कह रहे ग्रेजुअली बढ़ाया और 30 डिग्री पे मतलब जस्ट स्लिप करना स्टार्ट होता है, दैट इज 30 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज है, और एंगल ऑफ रिपोज पे बेटा वो अगर वो स्लिप करना अगर म्यू एस म्यू के बराबर होते फिर तो बेटा वो वहीं का वहीं रुका रह जाता, लेकिन म्यू के हल्का सा कम है, इसलिए एक्सेलरेट होकर नीचे आ रहा है, रफ्तार बढ़ रही है, और 4 सेकंड में 4 मीटर ट्रेवल कर ले रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि म्यू के जो है वो म्यू एस से कम है, और म्यू के म्यू एस से कम है, तो बेटा ऐसा एक ही ऑप्शन है, ठीक है। आप चाहे तो पूरा कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर का रेशियो। बेटा लाइमन की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड बेटा, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी मतलब जस्ट ऊपर वाले ऑर्बिट से जब आ रहा है, मतलब जब कहां से आ रहा है, जस्ट ऊपर वाले ऑर्बिट से आ रहा है। एक सेकेंड जरा रब कर लेते हैं, जब जस्ट ऊपर वाले ऑर्बिट से आ रहे प्यारे बच्चों, है ना बेटा, लाइमन की मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगी, जब 2 से 1 पे आएगा, है ना, और बामर की मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगी, जब 3 से 2 पे आएगा, है ना। पूछा क्या है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन,
टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बामर, लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा बामर। मैक्सिमम वाला मतलब मिनिमम एनर्जी तभी मैक्सिमम वेवलेंथ, बेटा एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा, लैम्डा मैक्सिमम तो इसका मतलब एनर्जी मिनिमम, मिनिमम एनर्जी मतलब जैसे 2 से 1 का एनर्जी डिफरेंस है ना। इसको मैं क्या कह सकता हूं, hc बाय लैम्डा बामर अपॉन hc बाय लैम्डा लाइमन। ठीक है, अब बेटा सोच के देखिए लैम्डा बामर के लिए एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा बेटा, पहले ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6, दूसरे की -3.4, तीसरे की -1.5, चौथे की -0.85, इन दोनों में डिफरेंस है 1.9 और इन दोनों में डिफरेंस क्या है 10.2। सबट्रैक्ट करके देख लीजिए, है ना। ये मेरे को याद रहता है बेटा, अगर मैं एग्जाम में होगा तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो मेरे को याद होगा तो मैं फटाक से कर पाऊंगा। बेटा ये 2 है, 2 5 10, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो डिनोमिनेटर 5 पॉइंट समथिंग टाइम्स होना चाहिए और 5 पॉइंट समथिंग टाइम्स केवल थर्ड ऑप्शन में है। और अगर आपको लगे नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो भाई बिल्कुल फॉर्मूला लगा के आंसर निकालें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 बाय लैम्डा बामर अपॉन 1 बाय लैम्डा लाइमन, यहां तक आ जाइए। उसके बाद लिखिए 1 बाय लैम्डा बामर आर जेड स्क्वायर 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, 3 से 2 पे आ रहा है, आर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। खत्म, कर लीजिए सॉल्व, निकाल लीजिए आंसर, हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन डायोड का क्वेश्चन है, फॉरवर्ड बायस में है। डायोड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखा है 0.5 वोल्ट है और करंट बताना है सर्किट में, रेजिस्टेंस है 100, 3.5 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, इसके क्रॉस आ रहा है, तो इसके क्रॉस कितने का आएगा बेटा, फिर 3 वोल्ट का, सॉरी 3 वोल्ट का इसके क्रॉस आएगा, तो बेटा करंट क्या हो जाएगा बेटा 3 बाय 100 दैट इज 0.03 दैट इज 30 मिली एम्पियर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, ये तो बहुत ही आसान है बेटा। अगर एक कह रहे धरती माता सूरज चाचा के चारों ओर घूम रही है, मोमेंटम कंजर्व होगा? अरे बिल्कुल भी नहीं भाई, फोर्स लग रहा है धरती माता पे, तो मोमेंटम के, ये पहले धरती इधर जा रही फिर इधर, डायरेक्शन चेंज होता दिख रहा है ना। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस, ओ सॉरी धरती माता नहीं, सैटेलाइट घूम रही है, पर बात है कि सैटेलाइट घूम रही है, धरती माता के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। नो बेटा, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं ये लोग। आइए बता देते हैं, पहले एक बार एक जगह बनाते हैं, रिन सफेदी दिखाते हैं। बहुत शानदार तरीके से देखिए प्रदीप सर मिटोते चले जा रहे हैं और आप आराम से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। बेटा हल्का सा आगे बढ़ा के फटाक से देखिए। चलिए बच्चों, यहाँ पर धरती माता है और यहाँ सैटेलाइट घूम रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। सैटेलाइट पे फोर्स हमेशा इधर को आएगा, तो सैटेलाइट बेटा एक्सेलरेशन होता है F/m, जिधर को फोर्स होगा एक्सेलरेशन उधर को ही होगा। एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। करेक्ट, ऑप्शन इज ऑप्शन 3। और अगर बेटा फोर्स हमेशा इसकी तरफ है तो इसके अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा 0। टॉर्क 0 मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बहुत शानदार, 162 क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट, एफ वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर दे रखा है, कह रहे हैं टॉर्क 0 हो, उसके लिए आर की वैल्यू बताओ। बेटा मैं बस आपको इतना कह रहा हूं बेटा, अब या तो तरीका यह है कि आप आर क्रॉस एफ को 0 करें, नहीं तो सोचे बेटा कब होगा जब आर और एफ पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। और बेटा दो वेक्टर अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हों तो उसके लिए होता क्या है, अगर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप और दूसरा a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप है, तो a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 बराबर होते हैं। अगर एक वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम डायरेक्शन में वेक्टर मिलता है, नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर आपने जस्ट खाली मल्टीप्लाई किए तो हर एक कंपोनेंट आई कैप जे कैप के कैप तीनों के जो कोफिशिएंट होंगे तीनों के एक पर्टिकुलर टाइम्स हो जाएंगे, इसलिए जो रेशियो होता है a2 by a1 b2 by b1 और c2 by c1 बराबर होगा। अब यहां पे f वेक्टर क्या गिवन था, अल्फा i कैप 3j कैप 6k कैप, अल्फा i कैप 3j कैप 6k कैप। अगला r वेक्टर 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 12k कैप, 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 12k कैप।
देखिए इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, दैट इज ये चीज क्या थी -1, अल्फा क्या है -1, खटाक। ठीक है, आया आया सर, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ, ये आ गया ना, इंटू माइनस टू, तो ये तो अपॉन -2 कर दो यार, 2 अपॉन -2 -1, अल्फा आ गया -1, बहुत शानदार। 164 वाले पे चलेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, जगह बनाएंगे। बहुत शानदार तरीके से मिट हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पे। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L, रेजिस्टेंस R is connected with a battery of EMF E0 and resistance R1. सॉरी, ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है बेटा, क्या है, E0 है, R1 है, R है। ओके, क्वेश्चन नंबर 164। ठीक है, अब कह रहे हैं एक EMF E बैलेंस होता है, ये L लेंथ है इसकी वायर की, बैलेंसिंग लेंथ आती है स्मॉल l, कितनी लेंथ आ रही है, स्मॉल l। और आपसे पूछा क्या क्या है प्यारे बच्चों, अच्छा EMF E पूछा गया अगर बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल l है तो। अरे बेसिकली देखो, यहां पर अगर E का ड्रॉप आ रहा है तो यहां पर भी E का ड्रॉप होगा, तभी तो बेटा दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तभी इसमें करंट नहीं होगा। जितना इसमें ड्रॉप आ रहा होगा उतना ही इसमें ड्रॉप आ रहा होगा, तभी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। बेटा दो स्टूडेंट है, दोनों की एज मेरे से, दोनों मेरे से 20-20 साल छोटे हैं, इसका मतलब दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, बहुत शानदार। तो इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे E छोटा, इसका भी E छोटा हो, तो स्मॉल l में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पहले ऊपर वाली ब्रांच में करंट बताइए, E0 अपॉन R1 प्लस R, करेक्ट है, ये हो गया करंट प्राइमरी सर्किट में। अब I इंटू R हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, ये कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस इंटू R, E0 R अपॉन R1 प्लस R, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया L लेंथ में, तो 1 लेंथ में कितना हो जाएगा, E0 R अपॉन R1 प्लस R बाई L, ये 1 लेंथ में आ गया, तो स्मॉल l लेंथ में ये आ गया, और स्मॉल l लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो E के बराबर आएगा। खत्म, खल्लास। बहुत शानदार तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहां पर ये क्वेश्चन में हालांकि थोड़ा सा दाल में काला है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सीवी दिया है, सीपी पूछा है। अब बच्चों के दिमाग में दो बातें आती हैं, तो सीपी माइनस सीवी आर या सीपी बाय सीवी गामा, दो तरीके से सीपी निकाल सकते हैं, पर सीपी माइनस सीवी आर से एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, तो घबराना नहीं फिर सीपी बाय सीवी गामा। पर गलत बात है, दोनों तरीकों से आंसर तो सेम बनना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि हम ऐसे करेंगे तो आंसर ये आएगा, ऐसे कर। एग्जामिनर ने सोचा होगा ऐसे करने पे आंसर आ रहा है, बस खत्म बात है। क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है, और जो कि क्या होती है अंडर रूट गामा आर टी बाय एम, ठीक है। आपको कह रखा है 4 ग्राम गैस है, 22.4 लीटर आ रहा है एनटीपी पे, इसका मतलब बिल्कुल पक्का हो गया, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट हो गया 4 ग्राम, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया, टेम्परेचर 273 पता लग गया, R25/3 साउंड की वेलोसिटी गिवन है, गामा निकल आएगा, फिर गामा को सीपी बाय सीवी के बराबर करके सीपी भी निकाल देंगे। क्या तो आया, आया सर, बहुत शानदार। नेक्स्ट, वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, जैसे ही 4 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है तो मेरे को दिमाग में आ गई हीलियम है, क्या है बेटा, हीलियम, क्या है, हीलियम, ठीक है। और हीलियम कैसी गैस होती है, मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो गामा क्या होता है F+2/F। अब मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/3 आएगा, और गामा होता है CP/CV, CP कितना है निकालना है, CV कितना है, मैं जानता हूं ये मैं गड़बड़ी कर रहा हूं, चलेगा। CV कितना दे रखा है 5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1.6, 16 5 80, 8। तो हालांकि गड़बड़ हो गई भाई, अगर इसी को मैं 1.66 ले लूं, 25/3 की वैल्यू क्या आएगी,
8.33 आएगी, बल्कि 8.5 के पास जा रहा है। इसका मतलब अगर आपने 4 मॉलिक्यूलर वेट पढ़ भी लिए, बेटा अब ये तो समझ में आ गया मनगढ़ंत क्वेश्चन है, क्योंकि Cp माइनस Cv R से आंसर तो आ नहीं रहा। अब ये एक्चुअल क्वेश्चन तो है नहीं, तो इन्होंने जो 4 मॉलिक्यूलर वेट दिखा भी रखा है, तो जरूरी नहीं कि भाई वो उसका ही हो, क्या बोलते हैं, हीलियम का, है ना। मतलब ऐसा भी हो सकता है, देखो वैसे भी आप सोचो ना, हीलियम और कोई दूसरी गैस का मिक्सचर हो, हाइड्रोजन और दूसरी गैस का मिक्सचर, और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 4 आ जा रहा हूं। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। तो गैस तो 1 मोल ही है और मॉलिक्यूलर वेट तो पक्का है कि 4 ही है। तो अंडर रूट बेस्ट तरीका यही होगा, अंडर रूट गामा टी बाई एम से करें, क्योंकि ऐसे करेंगे तो बेटा फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर 1.6 ले लेंगे 5/3 को 1.66 के बदले, तो आपको मिल जाएगा बड़े आराम से आपका आंसर 8, नहीं तो फिर कंफ्यूजन है, बल्कि आप 8.5 पे टिक करेंगे, जो कि गलत आंसर था। तो बेटा बस सिंपल सी बात है बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने जान के आपको ये तरीका बताया, मेरे को पता था ऐसे गड़बड़ होने वाली है, एक्चुअली बच्चों के मन में ही आता है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनते जाइए। मैं बस आपको प्यारे बच्चों ये कहना चाह रहा हूं, अंडर रूट गामा टी बाई एम को साउंड की वेलोसिटी के बराबर करना है, गामा निकालना है, और गामा निकालने के बाद Cp बाई Cv के बराबर करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि r/2 रेडियस में है, 2m मास वाला है, सॉरी m मास वाला r/2 में, 2m मास वाला r पे है, और दोनों पे सेंट्रीपिटल फोर्स सेम लग रहा है। तो रफ्तार, टेंजेंशियल स्पीड, स्पीड का रेशियो बताना। बेसिकली कह रहे हैं लाइटर वाले की जो स्पीड है वो n टाइम्स है हैवियर वाले के। ठीक है भैया, पहले जगह बना लेते हैं। कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है दोनों पे। सुन लेंगे बात बहुत ध्यान से। कैसे सुनेंगे? ध्यान से, वैसे कान से भी सुन सकते हैं प्यारे बच्चों। 2m v स्क्वायर, ये v मोटू है का स्क्वायर बाय r/2, m v पतलू का स्क्वायर अपॉन r। बेटा जो छोटा हल्का वाला है ना वो r रेडियस पे, मोटा वाला r/2 पे। बस बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर है, बराबर करिए, खत्म। v पतलू बाय v मोटू बताना है, v मोटू बाय v पतलू। कह रहे हैं टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स ऑफ vp बाय vm बताना है, v पतलू बाय v मोटू बताना है, r आ गया 2 स्क्वायर, मतलब vp बाय vm 2 आ गया, खत्म। बोलो आया? आया सर, बहुत शानदार। हालांकि अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो मेरे पास इसका एक ऑप्शन था जो आप ओरली आंसर दे पाते, लेकिन आपको नहीं दूंगा, अभी एग्जाम भी बिल्कुल नजदीक है और भारी भरकम हो जाएगा। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 0.25 into 10 की पावर 6 मीटर अबव द अर्थ सरफेस। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.38 into 10 की पावर 6 मीटर, स्मॉल g is 9.8, देन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज। ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी भैया? ओके बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे। आइए, ऑर्बिटल स्पीड जो कि होती है अंडर रूट gm बाय r। क्या होती है बेटा? अंडर रूट gm बाय r। ठीक है, अब किसी ने कहा सर r² से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। मैंने कहा क्यों? कहते मजा आएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर भी क्यों? कहते हैं g बन जाए। मैंने कहा ओके, gr² बाय r। ओके ओके, g है 9.8, क्वेश्चन में दिया तो इसलिए ले लिया, नहीं तो मेरा तो 10 लेने का मन करता है जोर से। r² कितना है? अर्थ का रेडियस कितना? 6.38 into 10 की पावर 6। बहुत ही खतरनाक है यार। का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर 12 अपॉन रेडियस ऑफ सैटेलाइट जो कि कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। कह रहे h हाइट पे ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका? स्मॉल r की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्मॉल r आ जाएगा r प्लस h। समझ रहे ना? r प्लस h, जो कि कितना बन जाएगा? 6.38 प्लस 0.25। 38 और 25 कितना होता है बताओ भाई? 38 और 25 63। ओके, 6.63 इंटू 10 की पावर 6। एक 10 की पावर 6 उड़ाएं, यहाँ पे 10 की पावर 6 आएगा, 10 की पावर 3 को बाहर लेंगे। बहुत शानदार। तो बेटा इसकी कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं? देखिए 6.6 का 1.5 टाइम्स क्या होगा? हाफ होगा 3.3, तो 1.5 टाइम्स 9.9, लगभग ये 1.5 आना है। ठीक है,
और ये 6.38 का स्क्वायर तो बाहर आके 6.38 हो जाएगा। 10 की पावर 6 एक बचा तो बाहर आके 10 की पावर 3 पर किलोमीटर पर सेकंड में चाहिए, तो 10 की पावर 3 को उड़ा दीजिए। अंडर रूट ऑफ 1.5 क्या होगा बेटा, 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44, तो 1.2 से हल्का सा बड़ा, हल्का सा बड़ा, क्योंकि 1.3 का स्क्वायर तो 1.69 होगा, 1.7 के आसपास, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.2 ही आएगा। 12 8 का क्या आएगा 96, 6 9, 12 3 36, 9 45, 5 4 12 6 72 और 4 76, क्या आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग में आंसर आ रहा है। थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन ली, मैं जानता हूं कि 1.2 नहीं, ये 1.2 से थोड़ा सा बड़ा, तो 7.6 के पास में ही आएगा, है ना। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 7.76। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं स्ट्रिंग फिक्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। जो कंसेक्यूटिव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं दैट आर 420 एंड 315, दैट आर 420 एंड 315, दिस इज क्वेश्चन नंबर 168। 420 एंड 315 बेटा अगर स्ट्रिंग जब दोनों एंड से बंधी होती है तो फंडामेंटल मोड होता है v/12, अगला हार्मोनिक होता है 2v/12, 3v/12, 4v/12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेटा जब स्ट्रिंग दोनों एंड से बंधी होती है तो v/12, 2v/12, 3v/12, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव का जो डिफरेंस होता है वही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वायर वाइब्रेट कर सकती है, ठीक है। तो बेटा डिफरेंस क्या है 420 और 315 में डिफरेंस है 105, तो 105 इज द आंसर। पूछी थी द लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या होगा डिफरेंस। और अगर फिक्स्ड एट वन एंड वाली कंडीशन होती है ना, तो बेटा क्या होती है v/4l, 3v/4l, 5v/4l एंड सो ऑन। तो जो डिफरेंस का हाफ होता है बेटा, कोई भी दो का डिफरेंस जो होगा वो 2v/4l है, उसका हाफ होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो जब स्ट्रिंग फिक्स्ड होती है बोथ एंड से, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस होता है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और अगर एक एंड से फिक्स्ड होती है तो जो डिफरेंस का हाफ होता है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। आई होप मैं आपको समझा पाया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको आना चाहिए। सॉरी, क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 5, ओके। टेम्परेचर इनसाइड रेफ्रिजरेटर इज -20 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज -20 + 273, दैट इज कितना हो जाएगा 253 केल्विन। इज अच्छा टेम्परेचर बाहर का बताना है, ये कोल्ड रेफ्रिजरेटर मतलब हीट पंप है ना, यहाँ का टेम्परेचर TC, यहाँ से हीट लेनी है, ये हीट पंप है, उस पर हम W वर्क करेंगे और बाहर हीट फेंकेंगे, ठीक है। अब आप इसको T1 भी कह सकते हैं, इसको T2 भी कह सकते हैं, कोल्ड हॉट कहना है वैसे कहिए, है ना। तो बेटा यहाँ से Q1 एनर्जी लेंगे, W वर्क करेंगे और Q2 फेंकेंगे। तो Q1 ली, W वर्क किया, Q2 बाहर फेंकी। मुद्दा क्या था, Q1 निकालनी थी, W वर्क करके Q1 निकाली, तो 1 वर्क करके कितनी निकलेगी W वर्क करके Q1 एनर्जी निकाली। हमारा काम है रेफ्रिजरेटर में, हीट पंप में एनर्जी बाहर निकालना, तो Q1 निकाली W वर्क करके, तो 1 वर्क करके कितनी निकालेंगे Q1/W, दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो क्वेश्चन में 5 गिवन है। Q1 ये हो जाएगा T1 डेल्टा S, नीचे वाला टेम्परेचर, कोल्ड वाला टेम्परेचर TC भी कह सकते हैं, आप T1 कहना चाहें TT, जो आपको मन हो वो कह दिए, T कोल्ड डेल्टा S, और इसको T हॉट भी कह सकते हैं। और जो वर्क डन है, वर्क डन क्या है Q2 - Q1, मतलब T2 - T1 डेल्टा S, T2 डेल्टा S, T1 डेल्टा S, T2 - T1, T हॉट - T कोल्ड डेल्टा S। अब मेरे को गिवन क्या था क्वेश्चन में, गिवन है टेम्परेचर इनसाइड रेफ्रिजरेटर -20, इसका टेम्परेचर -20 है, कोल्ड वाले का टेम्परेचर -20 है, दैट इज ये 5, ये 253, टी हॉट -253, बड़े आराम से यहां से आप सॉल्व करके टी हॉट निकाल सकते हैं, ठीक है। और टी हॉट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 31 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वाटर जो राइज करता है H हाइट तक राइज करता है, हमने कैपिलरी को H से कम ही पानी से बाहर निकाल रखा है, तो फिर क्या होगा,
क्या पानी लगातार फाउंटेन बन के बाहर निकल आएगा? बेटा क्लास की बताई हुई बात है, तो बहुत ही कन्वेंशनल क्वेश्चन है, आपको मालूम होता है बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आइए याद दिलाते हैं आपको। देखो h हाइट तक अगर मान लो जाता है ना, मान लो कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 था, तो ये आनी थी कंडीशन। हमने क्या किया, यहां से कैपिलरी को मान लो उड़ा दिया। अब क्या हुआ बेटा, अब इसके बाद भी पहले तो ऐसी कंडीशन आई, यहां पर पीए प्रेशर, यहां पे पीए माइनस 2t बाय आर प्लस रो जी एच इक्वल टू पी प्लस रो जी एच इक्वल टू पीए बनना था। तो यहां पे प्रेशर था पीए माइनस 2t बाय आर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पीए बनना। अब ये तो एच से कम है, इसका मतलब अभी ये पीए के बराबर नहीं होगा, अभी पानी ऊपर जाएगा, और पानी ऊपर जाते ही ये थोड़ा सा ऐसा शेप हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा ये बढ़ जाएगा। अब पीए माइनस 2t बाय आर जो था वो आर बढ़ गया। अब प्लस रो जी स्मॉल एच, अब सब्ट्रैक्ट ही कम हुआ तो जुड़ना भी कम चाहिए होगा पीए बनने के लिए, क्योंकि जब प्रेशर बराबर होगा तो ही तो लिक्विड फ्लो नहीं करेगा। और एक टाइम आएगा बेटा रेडियस बढ़ बढ़ के इतना हो जाएगा कि यहां पे प्रेशर पीए के बराबर हो जाएगा, लिक्विड इधर से उधर फ्लो नहीं करेगा। दैट इज थोड़ा सा ऊपर, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता, मेनिस्कस का जो रेडियस होता वो बढ़ जाएगा और पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा, वहीं पे जाके स्टेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरे से कह रहे थे ऑप्शन क्या क्या, वाटर राइजेस अप टू द टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज विदाउट ओवरफ्लोइंग। यस, ओवरफ्लो नहीं करेगा, वाटर डज नॉट राइज एट ऑल। बकवास बात है, राइज तो करेगा ही करेगा, है ना। कह रहे हैं कि टॉप से बिलो तक राइज करेगा, बकवास है। चौथा फाउंटेन बन जाएगा, फाउंटेन बन जाएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी लगातार आती रहेगी। भाई एनर्जी कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग, है ना। तो आंसर क्या होगा, टॉप तक जाएगा, थोड़ा सा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पहले आता था उससे अब बढ़ाएगा, उससे अब बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन 171, 10 क्वेश्चन बाकी हैं, लगातार बने रहिए मेरे साथ, लगातार देखते रहिए, पक्का समझ में आएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। टू वेसल्स सेपरेटली कंटेन two ideal gases A and B at the same temperature, the pressure of A being twice that of B. A का प्रेशर B से डबल। ठीक है, अब पूछा क्या है, under such condition the density of A is found to be 1.5 times that of B. A की density of A is found to be 1.5 times that of B. A की डेंसिटी बेटा, डेंसिटी ऑफ ए रो ए इज 1.5 टाइम्स रो बी। अब बेटा रो होता है पीएम बाय आर टी, मॉलिक्यूलर वेट्स का रेशियो पूछा क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ ए टू बी एम ए बाय एम बी पूछा है। आइए बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा रो पीएम बाय आर टी कहां से आता है, याद दिलाता हूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, आरटी मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी कह देंगे, रो आर टी बाय एम। तो रो क्या आ जाएगा, पीएम बाय आर टी। ठीक है, तो रो ए बाय रो बी करूंगा तो वो 1.5 आएगा, पी ए एम ए, क्योंकि आर टी तो दोनों का सेम है, टेम्परेचर दोनों सेम टेम्परेचर पे है वेसल्स, पी बी एम बी, और ये कितना है बेटा, पी ए बाय पी बी कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये 3/2 है, 3/4। तो एम ए बाय एम बी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, ये कितना आ जाएगा 3/2 अपॉन 2, दैट इज 3/4। एंड दिस इज द आंसर विच इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं दो वायर्स हैं, एक स्टील की है और एक ब्रास की है। स्टील का जो यंग्स मॉडुलस है वो ब्रास के यंग्स मॉडुलस से डबल है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ दोनों वायर्स की सेम है। क्या वेट्स टांगे, फाइनल लेंथ दोनों की बराबर है, इलोंगेशन बेसिकली दोनों में बराबर है। अरे भैया लेंथ बराबर है, वेट्स टांगने हैं ताकि लेंथ बराबर है, तो किस रेशियो में टांगने होंगे बेटा, इलोंगेशन सेम चाहिए, इलोंगेशन सेम चाहिए। आइए बताते हैं क्वेश्चन आपको, बहुत ही सिंपल है, बहुत ध्यान से बस सुनते जाइए, समझते जाइए। बेटा देखो ये एक वायर है, थोड़ी सी चौड़ी करके दिखा दूं, इस पे एक वेट टांग दिया,
है ना, W कुछ भी जिसके कारण मान लो टेंशन T आ गई, W टेंशन भी W के बराबर होगी, टेंशन अपॉन एरिया, ये हो गया स्ट्रेस। मान लो x इलोंगेशन है बाय लेंथ, ये स्ट्रेन। अब मैं चाहता हूं इलोंगेशन सेम है, तो T इक्वल टू वाई ए बाय एल इंटू एक्स। इलोंगेशन सेम है, एरिया लेंथ तो वैसे ही सेम थे, तो जिसका यंग्स मॉडुलस डबल है, मेरे को x सेम चाहिए, x सेम चाहिए, x a l ये तो सेम हो गया, तो बेटा जिसका यंग्स मॉडुलस डबल होगा उसमें टेंशन डबल चाहिए, खत्म बात। तो स्टील पे मेरे को डबल वेट टांगना पड़ेगा। कह रहे द वेट्स एडेड टू स्टील एंड ब्रास वायर मस्ट बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। नहीं आया बेटा, वैसे भी याद रहता है T इक्वल टू के एक्स में। बेटा अगर मैं देखूं T इक्वल टू वाई ए बाय एल एक्स, ये बेटा हमको मालूम होना चाहिए बहुत कायदे से, T इक्वल टू के एक्स। अब बेटा क्या क्या सेम है, एरिया सेम है, लेंथ सेम है, इलोंगेशन सेम है, तो बेटा टेंशन प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस, जिसका यंग्स मॉडुलस डबल है उसमें टेंशन डबल प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तभी इलोंगेशन सेम आएगा। करेक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन क्या रखा है 150 है, और 2 हमारी इनपुट वोल्टेज है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज 2 है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या देगी 2 इंटू 150। भैया V आउटपुट अपॉन V इनपुट, ये मेरे को दे रखा है 150, और V इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 150 आउटपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 300। तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज 300 आएगी, और मैं जानता हूं बेटा कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर को जब हम यूज करते हैं, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो होता है उसमें बेटा वोल्टेज और वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज होती है वो पाई से आउट ऑफ फेज होती है। किससे आउट ऑफ फेज होती है? पाई से। वैसे बेटा कॉमन बेस के लिए मैं कहूंगा इक्वेशंस हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए कॉमन बेस में इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज सेम फेज में होती है, कॉमन एमिटर में इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज अपोजिट फेज में। ये ऐसे जाता है तो इसमें ऐसा आउटपुट आता है, ठीक है, याद रख लेंगे, है ना। रीजन नहीं भी मालूम हो तो भी चलेगा। वैसे अगर रीजन जस्ट मैं आपको बताऊं तो बेटा अगर आप इक्वेशन लिख लेंगे, V इनपुट जो होता है वो होता है VBB प्लस IBRB, और V आउटपुट जो होता है वो होता है VCC माइनस ICRC। IB बढ़ता है तो IC बढ़ता है, IC बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174। 6 क्वेश्चन बाकी हैं, ध्यान से देखते चलेंगे, सीखते चलेंगे। टेलीस्कोप है, इस पे एक L लेंथ की लाइन खींची जिसकी इमेज आई पीस से बना रहे हैं, और उसकी इमेज जो बन रही है वो I लेंथ की बन रही है। कितनी लेंथ की बन रही है? I लेंथ की। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैपिटल L, इमेज का साइज I, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या हो गया I बाय L। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता क्या बेटा? बेटा मिरर के लिए फॉर्मूले होते हैं -v/u f - v/f f अपॉन f - u, -v/u f - v/f f अपॉन f - u। और लेंस के लिए क्या होते हैं प्यारे बच्चों? u के बदले -u, v/u f - v/f f अपॉन f + u, तो fe अपॉन fe प्लस u। लेकिन u जो है प्यारे बच्चों वो नेगेटिव साइड पे है, ऑब्जेक्ट जो है इंसिडेंट रेज इधर को होंगी, ऑब्जेक्ट इस तरफ है नेगेटिव साइड पे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और डिस्टेंस क्या होगा बेटा? कह रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हमने बेटा टेलीस्कोप को रख रखा है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में बेटा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है? FO प्लस FE, ठीक है, तो यहाँ पे FO प्लस FE आ जाएगा। अब ये इधर क्या बन जा रहा है बेटा? FE अपॉन माइनस FO, पर इधर मैग्नीट्यूड है तो इधर भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, FE बाय FO, वो हो गया I बाय L। और मैग्नीफाइंग पावर बेटा क्या होती है? FO बाय FE, उसकी वैल्यू पूछ रखी, तो वो क्या आ जाएगा? L बाय I, ऑप्शन L बाय I, ऑप्शन 3। नेक्स्ट कह रहे बेटा ह्यूमन हार्ट जो है ना बेटा वो 5 लीटर पर मिनट पंप कर रहा है, प्रेशर बता रखा है कि 150 mmHg पे पंप कर रहा है, डेंसिटी ऑफ मरकरी बता रखी है, क्योंकि बेटा प्रेशर मरकरी लेवल में दे रखा है 150 mmHg। तो बेटा ये जो ह्यूमन हार्ट है जब ये पंप कर रहा है ना, तो जो प्रेशर हो गया वो ρg h हो गया। रो इसीलिए दिया था क्योंकि हाइट मरकरी कॉलम में दी थी। ये हो गया प्रेशर, प्रेशर इंटू एरिया आ गया फोर्स, फोर्स इंटू वेलोसिटी आ गई पावर, और एरिया इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फ्लो रेट। तो रो गिवन है, एच गिवन है, यहां से प्रेशर आ गया, एरिया इंटू वेलोसिटी फ्लो रेट वो दे रखा है 5 लीटर पर मिनट। 5 लीटर पर मिनट को
5 लीटर पर मिनट, 5 किलोग्राम पर मिनट, तो पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्लो रेट है पर सेकंड में, है ना। 1 सेकंड में जो वर्क होगा उसको पावर क्योंकि वॉट्स में बतानी है ना। तो आई होप आप लोग कर पाएंगे। एरिया इंटू वेलोसिटी फ्लो रेट हो जाएगा। रो हमको दे रखा 13.6 इंटू 10 की पावर 3, जी लगभग 10, एच कितना दे रखा है, एच दे रखा है 150 mm, तो 150 इंटू 10 की पावर -3 उड़ जाएगा। फ्लो रेट 5 किलोग्राम है पर मिनट, है ना, 5 किलोग्राम है पर मिनट, तो पर सेकंड का है 5/60। काफी आसान सी कैलकुलेशन, आई होप आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट अगले में बेटा कह रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, डायमेंशन फॉर्मूले का क्वेश्चन। क्रिटिकल वेलोसिटी ईटा रो आर पे डिपेंड करती है। क्रिटिकल वेलोसिटी ईटा रो आर पे डिपेंड करती है बेटा। रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनल चीज होती है, अगर आपको याद हो। रेनॉल्ड्स नंबर डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है रेनॉल्ड्स नंबर, जिसकी वैल्यू थी रो वी डी बाई ईटा, और डी को हम कह रहे हैं 2r बाई ईटा। ऐसा क्यों, ताकि क्रिटिकल वेलोसिटी यहीं से निकाल लीजिए। क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, ईटा रेनॉल्ड्स नंबर बाय 2 रो आर, तो ईटा की पावर 1, रो की पावर -1, आर की पावर -1। ईटा की पावर 1 दैट इज x1 आएगा और yz दोनों -1, तो 1 -1 -1 दैट इज ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आसान है, बस आपको ध्यान से बेटा समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस में ऐसा भी नहीं कहूंगा जो आज का लेवल है उससे डिफिकल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर क्वेश्चंस अगर ये आप समझ लेंगे तो बेटा पेपर के लिए डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 177। लैम्डा और लैम्डा बाय 2, बेटा दो तरीके की वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं बेटा। मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ एक बार लैम्डा यूज कर रहे हैं, दूसरी बार लैम्डा बाय 2। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दूसरे केस में 3 टाइम्स आ रही है पहले वाले के। तो पूछा क्या, if the maximum kinetic energy of the photo electrons in the second case is 3 times that in the first case, okay the work function पूछा है, phi पूछा है बेटा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है hc by lambda minus phi, तो लैम्डा बाय 2 वाले में ज्यादा आएगी, और कितनी आ रही है 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा वाले केस में। सॉरी hc बाय लैम्डा माइनस फाई निकालना है बेटा, बिल्कुल सिंपल, एक इक्वेशन और एक ही वेरिएबल। बेटा hc बाय लैम्डा माइनस फाई, hc बाय लैम्डा होती है एनर्जी सप्लाई जो करी, माइनस फाई ये जो मिनिमम कटौती होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कह रहे हैं लैम्डा वाले केस में जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है मैक्सिमम, उससे 3 टाइम्स आ रही है लैम्डा बाय 2 में, क्योंकि एनर्जी सप्लाई ज्यादा करिए। तो वर्क फंक्शन बताना है, बहुत ही सिंपल, वर्क फंक्शन आप फाई निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बाकी हैं, ध्यान से देखिए। आर रेडियस की ट्यूब है और इसमें एन होल्स हैं, छोटे छोटे एन होल्स हैं स्मॉल आर रेडियस के। ठीक है, तो कह रहे हैं इससे वेलोसिटी क्या आएगी। यहां पर वेलोसिटी v है तो यहां पर कितनी आएगी, कुछ v डैश नाम दे दीजिए बेटा। a1 v1 इक्वल टू a2 v2 पाई r स्क्वायर एरिया इनटू वेलोसिटी फ्लो रेट बराबर एक का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर एक का रेडियस है, मतलब n इंटू पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया हो गया होल्स का मिला के, इंटू वी डैश। बस वी डैश बताएं तो वी डैश क्या देगा बेटा, आर स्क्वायर पाई को काट दीजिए, आर स्क्वायर वी बाय स्मॉल आर स्क्वायर एन, विच इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कितने टाइम पे ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे। एक है cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, दूसरा है cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। बेटा या तो आप डॉट प्रोडक्ट लीजिए और डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दीजिए। क्या करना होगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट लेना होगा और डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर देना होगा। ये मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहा हूं, पर बेटा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ना, जो मेरा दिमाग काम करता है, मैं आपको बताता हूं। cos ओमेगा टी आई कैप, इसका मतलब क्या, 1 रेडियस पे पार्टिकल जो है घूम रहे हैं।
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इनिशियली यहाँ पे 1 सेकंड में ओमेगा, टी टाइम में ओमेगा टी जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तभी तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 cos ओमेगा टी और वाई कोऑर्डिनेट 1 sin ओमेगा टी है। पर दूसरा वाला जो है वो ओमेगा बाय 2t आ रहा है, मतलब वो ओमेगा बाय 2 से घूम रहा है। तो मैं कह सकता हूं एक पार्टिकल ओमेगा से चल रहा है और दूसरा ओमेगा बाय 2 से। कितनी देर में एंगल 90 होगा बेटा? बेसिकली जो ये ओमेगा टी भाग जाएगा टी टाइम में और ये ओमेगा बाय 2t भागेगा। बस ये तो पूछा है, ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय 2t कितनी देर बाय ये पोजीशन वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 हो, दैट इज ओमेगा टी बाय 2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ऑर्थोगोनल मतलब 90, तो टी क्या आ गया? पाई बाय ओमेगा। बहुत ही सस्ता क्वेश्चन, आई होप मैं आपको समझा पाए बच्चों। ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाई आ गया, टाइम आ गया पाई बाय ओमेगा। और सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट को जीरो करें, ठीक है, जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर n टर्न्स है, लेंथ l है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, b ब्रेड्थ है, तो बेटा टॉर्क पूछा है। टॉर्क होता है NIA क्रॉस b, दैट इज NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा। बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ आपको गिवन है क्वेश्चन में। ये था क्वेश्चन नंबर 180 और यही था लास्ट क्वेश्चन। NIA क्रॉस b कर सकते थे, NIAB sin 60, क्योंकि 60 डिग्री एंगल था बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, करने की भी कोई खास जरूरत नहीं है मेरे को, इसलिए आप लोग खुद से कर लेंगे। बाकी बेटा बस मैं आपको यही कह रहा हूं कि लगातार जितने आप प्रीवियस ईयर पेपर देख के जा सकते हैं बिफोर योर नीट एग्जाम, उतने ज्यादा से ज्यादा देखिए, कोशिश करिए। मेंस के सॉल्यूशन देखिए, स्ट्रेस लेवल को बिल्कुल कम करने का तरीका है, बिजी रहिए, बहुत ज्यादा बिजी करिए अपने आप को। सुबह उठिए, प्लान बनाइए और लगातार दौड़िए उस प्लान के अकॉर्डिंग। खाली नहीं बैठना है, लगातार सॉल्यूशंस देखते चले जाइए, जितने ज्यादा सॉल्यूशंस देख सकते हैं। सॉल्यूशन देखते देखते बस लिखते चले जाइए साथ में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, NIA क्रॉस बी यूज, NIA क्रॉस बी है ना, जो यूज हो रहा है फटाफट से फॉर्मूले आप लिखते चले जाइए। ऑर्थोगोनल 90 डिग्री है ना, दिमाग में बिठाते जाइए कि ऐसा ना हो कि हम छोटे छोटे वर्ड्स वहां पे भूल जाएं। बाकी बेटा बढ़िया मेहनत करते रहिए, आखिरी दिन तक, आखिरी टाइम तक, आखिरी सेकंड तक, मतलब कोशिश करिए। बस लास्ट डे थोड़ा सा नींद ज्यादा लेके जाएंगे, बिल्कुल कंफर्टेबली पेपर देंगे, है ना। और कोशिश करें कि कई बार बच्चे कहते हैं हेडेक वगैरह होने लग जाता है ना, आजकल वीडियोस देख रहे हैं। बेटा अभी ये थोड़ा सा ही टाइम बचा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सा टाइम बियर करिए। अगर हेडेक वगैरह के लिए मेडिसिन खानी पड़ रही, खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 4-5 दिन अगर खा भी लेंगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वैसे तो इतना आप थोड़ा सा अपने खाने पे भी ध्यान दीजिए बढ़िया करके, ताकि ज़्यादा दिक्कतें हो ही ना। जब देख रहे हैं तो थोड़ा सा कोशिश करिए उतने डिस्टेंस से देखें। ब्राइटनेस और कलर्स वगैरह अगर आप थोड़े कम करके देख सकते हैं, ग्रे स्केल पे देख लीजिए, है ना। और लैपटॉप पे देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें थोड़ा सा आई पे स्ट्रेन कम पड़ेगा, मोबाइल पे थोड़ा सा स्ट्रेन ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, अभी मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। लेकिन बेटा अभी बस ये समझिए, अभी गिव अप करने वाला बिल्कुल टाइम नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास मेहनत करनी है, आगे बढ़ना और बढ़ के ही रहना है बेटा, है ना। तो बेटा बढ़िया मेहनत करते रहेंगे, कीप वर्किंग हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।